गुड आफ्टरनून एवरीवन। गुड। चलो आज का टॉपिक क्या है? बॉन्ड पैरामीटर्स। ठीक है, हेडिंग का नाम है बॉन्ड पैरामीटर्स। बॉन्ड पैरामीटर का मतलब है बॉन्ड के बारे में चीजें जानना। पैरामीटर्स का मतलब है दायरा। हिंदी में अगर बोलूं तो पैरामीटर्स का मतलब दायरा, कि बॉन्ड के बारे में तुम क्या क्या चीजें जान सकते हो। तीन चीजें बॉन्ड के बारे में अपन पढ़ेंगे। ठीक है, कौन सी तीन चीजें? बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड एनर्जी और बॉन्ड एंगल। यही तीन चीजें पढ़नी है। तो कौन कौन से पैरामीटर्स पढ़ेंगे बेटा? सबसे पहले पढ़ेंगे बॉन्ड की लेंथ, ठीक है, फिर पढ़ेंगे बॉन्ड की एनर्जी और फिर लास्ट में पढ़ेंगे बॉन्ड का एंगल। ठीक है, अब देखो बहुत सारे टीचर्स इस टॉपिक को बॉन्ड पैरामीटर नाम से नहीं पढ़ाते हैं। ठीक है, ये बुक्स में कहीं कहीं बॉन्ड पैरामीटर नाम से दिया है या कहीं कहीं नहीं दिया है। एक दूसरा नाम दिया बैंड्स एंड ड्रैगोव रूल, अगर सुना होगा तो। ठीक है, मैंने भी पहली बार सुना अभी इस बार। ठीक है, मैंने उस नाम से कभी नहीं पढ़ा था, बॉन्ड पैरामीटर नाम से पढ़ा था। ठीक है, तो बैंड और ड्रैगोव रूल दो चीजें। तो बॉन्ड एंगल के लिए एक चीज दी गई है जिसको बोला था ड्रैगोव रूल। है कुछ नहीं, बॉन्ड एंगल ही है वो। ठीक है, ड्रैगोव रूल। और बॉन्ड लेंथ के लिए एक चीज दी गई थी, उसको बोला था बैंड्स रूल। बैंड्स है ना, कि बैंड है, टी है ना, बैंड्स रूल। ये क्लियर है कुछ नहीं। बैंड्स रूल में बॉन्ड लेंथ चेक करेंगे क्या है, ड्रैगोव रूल से बॉन्ड एंगल देखा जाएगा कुछ एक्सेप्शन केस में। बाकी पढ़ने तुमको तीन बॉन्ड पैरामीटर है। ठीक है, अब बॉन्ड लेंथ, किसी भी चीज की बॉन्ड लेंथ ज्यादा होगी कम होगी, ये चीज अपन पढ़ चुके हैं थोड़ी, कि जितने ज्यादा। देखो मान लो दो एटम में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, कुछ चीजें मैं ऐसे रिकॉल करवा देता हूँ जो अभी तक पढ़ी अपन ने पीरियोडिसिटी और केमिकल बॉन्डिंग से। ठीक है, ये एक एटम है ए, ये एक एटम है बी। अगर दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस बहुत ज्यादा है, ठीक है, एक कम इलेक्ट्रोनेगेटिव एक बहुत ज्यादा है, तो बहुत ज्यादा ओवरलैपिंग होगी ना, खींच लेंगे। ये इसके ये खुद ही इलेक्ट्रॉन देना चाहता है, इलेक्ट्रॉन लेना चाहता है, तो अच्छी खासी ओवरलैपिंग होगी और खींचेगा एक दूसरे को। ठीक है, तो इसमें जो बीच में बॉन्ड लेंथ है वो कम हो जाएगी ना। समझ में आ रहा है? मान लो इसकी लेंथ इतनी है, इसका रेडियस ये वाला, इसका रेडियस इतना है। जब ओवरलैपिंग होगी तो वो रेडियस कम हो जाएगा ना, जहां डबल दिख रहा है ऐसा। समझ में आ रहा? तो कहीं ना कहीं चीजें कम होगी जितने ज्यादा नंबर ऑफ बॉन्ड्स बनते जाएंगे या जितना चेंज इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगा। समझ में आया? तो चेंज इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के डायरेक्टली इनवर्सली प्रोपोर्शनल में जाएगा। जितनी ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में डिफरेंस, बॉन्ड लेंथ उतनी कम हो जाएगी। ठीक है, जितने ज्यादा नंबर ऑफ बॉन्ड बनेंगे दो एटम के बीच में, मान लो एक सिंगल डंडा बना है, एक में दो डंडे बन रहे हैं, एक में तीन डंडे बन रहे हैं, तो तीन डंडे दो को ज्यादा पास में खींच सकते हैं ना, बजाय दो डंडे बजाय एक डंडा। तो जितने ज्यादा नंबर ऑफ बॉन्ड्स उतनी ही कम बॉन्ड लेंथ। ये समझ में आया? तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और नंबर ऑफ बॉन्ड्स अपने को समझ में आ गया है, दो चीजें। ठीक है, फिर और कौन सी चीज थी? बॉन्ड एनर्जी। बस ये दो मेन है, एक तो इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस जो कोवेलेंट बॉन्ड से पढ़ेंगे, वो शूमेकर एंड स्टीवन फार्मूला, कुछ याद है थोड़ा थोड़ा, है ना वो। और फिर एक और अपना बॉन्ड ऑर्डर वाली चीज से, कि जितना ज्यादा बॉन्ड ऑर्डर होगा उतनी कम बॉन्ड लेंथ होगी। ठीक है, हाँ, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस जितना ज्यादा होगा उतनी कम बॉन्ड लेंथ होगी। सोच के देखो एक बार खुद से। ठीक है, चलो। और फिर बॉन्ड एनर्जी वाली चीजें। ठीक है, बॉन्ड लेंथ का इतना समझ में आया क्या क्या चीजें थी। ठीक है, अब बॉन्ड लेंथ में फिर अपन sp3d और sp3d3, इसमें एक बताया था कि sp3d जो होता है उसमें सारी बॉन्ड लेंथ अलग होती है, ये पॉइंट आया तो भी सही है। ठीक है, उसके बाद एक्सियल और इक्वेटोरियल में पूछे तो एक्सियल ज्यादा लंबी होती है बजाय इक्वेटोरियल के। इक्वेटोरियल 3 होती है और ये 2 होती है, तो बताया था कि एक्सियल ज्यादा होती है इक्वेटोरियल से, काय में sp3d में। लेकिन वहीं अगर sp3d3 आ जाता है तो इक्वेटोरियल ज्यादा हो जाती है एक्सियल से। तो इसमें भी पूछ सकता है कि ए और बी देखे कि किसकी बॉन्ड लेंथ ज्यादा है कम है। तो वो जो इक्वेटोरियल एक्सियल वाला कॉन्सेप्ट है ना, वो ये बैंड रूल वाले ने बताया था, बस रूल दे दिया था कि क्यों ज्यादा है एक्सियल की, क्यों इक्वेटोरियल की ज्यादा, ये है। ठीक है, फिर बॉन्ड एनर्जी। बॉन्ड एनर्जी किस चीज से देखते हैं? जितने ज्यादा बीच में बॉन्ड उतनी ज्यादा बॉन्ड एनर्जी, या जितने ही ज्यादा चेंज इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उतना स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनेगा ना, तो उस बॉन्ड को तोड़ने में उतनी ज्यादा एनर्जी लगेगी, तो बॉन्ड एनर्जी उतनी ज्यादा। ये सब चीजें बहुत बार पढ़ चुके हैं अपन। ठीक है, एक ओवरव्यू दे रहा हूँ, फिर लिख के मैं समझा दूंगा चीजें। क्लियर है? फिर अगला है बॉन्ड एंगल।
बॉन्ड एंगल किसी भी चीज में, ये देखो बॉन्ड एंगल, मान लो मैंने एक ए एटम दिया है, ये बी लिखा है और ये बी लिखा है, ठीक है। अगर मान लो इस पे अभी कोई लोन पेयर नहीं है, जब भी अगर आ जाते हैं, फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक लोन पेयर है, ठीक है, एक ये या दो मैंने बना दिया, चलो ठीक है, तो ये लोन पेयर इस बॉन्ड को धक्का देगा, ये लोन पेयर इस बॉन्ड को धक्का देगा, तो बीच का एंगल कम हो जाएगा ना, फिर ये भी यहाँ आ जाएगा, ये भी यहाँ आ जाए, तो पहले बॉन्ड एंगल ऐसा था, अभी ऐसा हो गया, तो लोन पेयर के आने से बॉन्ड एंगल कम होता है, ठीक है। फिर इसमें 3-4 चीजें आती है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देखते हैं, लोन पेयर देखते हैं, वो सब चीजें सेम हो गई तो साइड एटम देखेंगे, फिर साइड एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देखते हैं, साइड एटम का साइज देखते हैं, तो बहुत सारे फैक्टर्स हैं। लेकिन बॉन्ड एंगल होता क्या समझ में आया? एक बेसिक उसमें चीज आती है कि लोन पेयर बॉन्ड पेयर को धक्का देगा तो बॉन्ड एंगल कम हो जाएगा। इतना क्लियर है सभी को पीछे तक? कोई डाउट इसमें किसी को? ठीक है, ये ओवरव्यू समझ में आया, पढ़ना क्या है तीनों चीजों में। बस अब मैं एक एक करके चीजें लिखते जाता हूँ और फिर पढ़ाते जाऊंगा, क्योंकि इसमें बहुत सारी चीजें अपन पहले ही पढ़ चुके हैं, बस कुछ ही पॉइंट होंगे जो शायद नए मिलेंगे। क्लियर है? तो पहले बॉन्ड लेंथ लिखता हूँ, बॉन्ड लेंथ समझा दूंगा, बॉन्ड एनर्जी लिखूंगा, बॉन्ड एनर्जी समझा दूंगा, फिर आखिरी में बॉन्ड एंगल लिख के बॉन्ड एंगल, क्योंकि बॉन्ड एंगल वाला पोर्शन बड़ा है, उसमें ज्यादा क्वेश्चन या उसमें ज्यादा कंफ्यूज होते हैं, बाकी दो तो बहुत छोटे छोटे टॉपिक है। क्लियर है? तो बॉन्ड लेंथ में लिखना शुरू कर रहा हूँ, मेरे साथ साथ लिखते जाओ और जैसे कंप्लीट होगा मैं समझा दूंगा। क्लियर है? ये वाला पोर्शन खत्म करना है मुझे आज। हाँ, बॉन्ड लेंथ और एनर्जी से तो इतने ज्यादा क्वेश्चन आते नहीं, एक दो ऑर्डर है वो लंबे छोटे लिखे हैं, उनमें से कोई से 2 या 3 उठा के देता है वो मैं लिखवा दूंगा। और बॉन्ड एंगल में बहुत सारे क्वेश्चन है, 15-20 या ऐसे कोई 10-15 ऑर्डर है, तो सारे ऑर्डर लिखवा दूंगा, कंपेयर करते जाएंगे समझते हुए, तो बस आ जाएगा समझ। ठीक है, अपन बॉन्ड पैरामीटर्स पढ़ रहे थे, सबसे पहला हेडिंग क्या था अपना? बॉन्ड लेंथ पढ़ना। ठीक है, बॉन्ड लेंथ में अपन ने सबसे बेसिक जब पीरियोडिसिटी या बेसिक के लेक्चर पढ़े थे तब ये चीज देखी थी ना कि बॉन्ड लेंथ होती क्या है। मान लो अगर ये एक एटम है, ठीक है, ए एटम है, उसका सेंटर पे न्यूक्लियस होगा, ये उसका रेडियस होगा आर ए, ये दूसरा एटम है, अगर बी एटम है फॉर एग्जांपल, इसका रेडियस क्या हो गया? आर बी। फिर ये बताया था कि बहुत दूर रखे होंगे तो इनके बीच में वैंडर वॉल लग रहा है, जस्ट टच हो रहे होंगे तो कौन सा रेडियस होगा? आयनिक, और ओवरलैप हो रहे होंगे तो कौन सा रेडियस होगा? कोवेलेंट। ठीक है, लेकिन मान लो अगर सेम एटम है, जैसे हाइड्रोजन हाइड्रोजन है, H2 अगर बन रहा है तो सेम है तो फिर ओवरलैपिंग नहीं होती है, सिर्फ क्योंकि दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है तो वो कैसे रह जाते हैं? अगर मान लो इसमें बताया था, फिर अगर मान लो H2 है फॉर एग्जांपल ये, तो उसका एटम ऐसा रह जाएगा, तो उसमें जो बॉन्ड लेंथ अपन लेते हैं ना वो सिर्फ Ra + Rb कर देते हैं, इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस ये वर्ड यूज करते हैं, याद आया? इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस मतलब दोनों न्यूक्लियस के बीच की डिस्टेंस, ये प्लस ये इन दोनों के बीच में जितना भी गैप है जुड़ने के बाद, वो अपना होता है बॉन्ड लेंथ या एटमिक रेडियस। और एटमिक रेडियस सॉरी फिर उसका बोलते हैं हाफ ऑफ द इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस, अगर रेडियस की बात कर रहा है तो, और डायमीटर की बात कर रहा है तो Ra + Rb। इतना क्लियर है? तो बॉन्ड लेंथ की बात करना है ना अपने को, बॉन्ड लेंथ क्या है? एक ये एटम है, ये एटम है, 2 एटम अगर जुड़ेंगे तो इनके बीच में बॉन्ड की लेंथ कितनी है? तो दोनों के न्यूक्लियस के बीच में जितना डिस्टेंस है वही उसकी बॉन्ड लेंथ है, तो इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस ही तो बॉन्ड लेंथ हुई ना। ये समझ में आ गए? ये इस बॉन्ड की लेंथ होगी और ये उसका इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस है। क्लियर है? ये जिस सब पहले पढ़ के आ चुके थे। लेकिन मान लो अगर ये 2 एटम अलग अलग होते हैं कि एक की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा एक की कम है, तो ओवरलैपिंग में चले जाता ना फिर। ठीक है, ओवरलैपिंग में कैसे जाता? एक ऐसा हो जाता और दूसरा ऐसा, तो इसका रेडियस तो ये था, ठीक है, और ये जो दूसरा वाला है इसका रेडियस ये है ना, तो ये जो कॉमन पोर्शन आ रहा है बीच में, समझ में दिख रहा है ना? ये ब्लैक और ब्लू वाला एक कॉमन पोर्शन आ रहा है ना इतना, तो डबल तो गिनूंगा नहीं मैं कि ब्लू का पूरा डंडा गिना प्लस ब्लैक का पूरा डंडा गिना, तो ये जो ओवरलैप हो रहा है 2 बार गिना जाएगा, तो मुझे कुछ चीज माइनस करनी पड़ेगी ना, क्योंकि मुझे क्या है सिर्फ यहां से लेके यहां तक की लेंथ चाहिए, तो ये तो 2 बार गिना जाएगा ये वाला पोर्शन, समझ गए? तो मुझे यहां से यहां तक का चाहिए तो कुछ माइनस करना पड़ेगा उस चीज में से। तो मैं क्या करता हूँ, नॉर्मल अगर होता है कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस 0 होता है, कि मान लो दोनों एटम सेम है, जैसे F2 Cl2 Br2 कुछ भी लिखा, एग्जांपल H2 F2 Cl2 O2 कुछ भी अगर ऐसा लिखता हूं मैं कि जिसमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस नहीं है, सेम आ रहे हैं, तो उसका बॉन्ड लेंथ कितना होगा? बस दोनों को जोड़ना है। लेकिन मान लो अगर कुछ डिफरेंस है, एक की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है और एक की कम है, ऐसा कुछ आ रहा है, तो ओवरलैपिंग होगी, एक ज्यादा खींचेगा तो वो खींच लेगा ना, तो ओवरलैपिंग होगी, तो इसमें जो बनाओगे वो इसमें ये बना देना,
ऐसा, ठीक है, RB और RA। लेकिन इसमें कैसा बनाओगे, ओवरलैप करवा दोगे, ये क्लियर है ना, समझ में आ गई चीजें। तो ये जो बीच में कॉमन एरिया आ रहा है इसको 2 बार गिन रहा हूं ना अभी, तो माइनस करना पड़ेगा, तो इसीलिए इसमें क्या लिखते हैं, RA प्लस RB माइनस कुछ माइनस करना पड़ेगा तभी इसकी रेडियस आ पाएगी। समझ में आया। तो जो माइनस का ये जो चीज लिखी है मैंने, ये एक्सपेरिमेंटल आई है, ये कहीं फॉर्मूले से ऐसे डिराइव करके नहीं, एक्सपेरिमेंट से निकाला है कि कितना माइनस होता है, कितना, मान लो इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कुछ 1.5 है, इसकी 3 है, इसकी एक की 1.5 है, एक की 3 है, तो कितनी ओवरलैपिंग होगी, इतना डिफरेंस रहेगा। तो वो चीज फॉर्मूले से या एक्सपेरिमेंट से निकाली गई है, वो ये होती है 0.09 XA माइनस XB का होल स्क्वायर, ठीक है। हाँ इसमें नहीं होता, अगर 0.7 होता है तो स्क्वायर होता है, और ये लिखते हैं तो उसमें फिर स्क्वायर नहीं होता, 2 फॉर्मूले दिए थे, ठीक है। तो 0.09 XA माइनस XB, इतना क्लियर है। XA XB क्या है, A की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को XA बोला, B की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को XB बोला है, लिख लेना अगर तुम्हें नहीं पता है तो, पीरियोडिसिटी में लिखवा चुका हूं इसलिए मैंने रिपीट नहीं किया है। A की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी माइनस B की, मतलब दोनों का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का गैप कितना है, उस गैप को किससे मल्टीप्लाई करना है, 0.09 से। तो जो वैल्यू आएगी उतनी ओवरलैपिंग हो रही होगी, और उस ओवरलैपिंग को मैं इससे माइनस कर दूंगा प्लस करके। आया समझ में, बस इतना ही है बॉन्ड लेंथ, ठीक है। अब पढ़ते जाओ, समझाने का काम इतना ही है, ठीक है। एवरेज डिस्टेंस बिटवीन न्यूक्लियस ऑफ 2 एटम, 2 एटम के न्यूक्लियस के बीच की डिस्टेंस है, डिपेंड्स मेनली ऑन द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पे डिपेंड करती है, ठीक है। अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 0 है तो बॉन्ड लेंथ होगी RA प्लस RB, ठीक है। लेकिन अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का कुछ डिफरेंस है तो बॉन्ड लेंथ क्या होगी, फिर RA प्लस RB में से कुछ माइनस करना पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा, बिकॉज इतना क्या हुआ है, ओवरलैपिंग हुई ना, तो ओवरलैपिंग की वजह से माइनस करना पड़ेगा। क्लियर है सभी को, ठीक है। अब यहाँ पे ये चीजें रोक देना, ये लास्ट में पढ़ेंगे जो ऑर्डर लिखा है, ठीक है। अब मैं इधर आ जाता हूँ, बेसिक समझ गए क्या था कि बॉन्ड बन कैसे रहा है या ओवरलैपिंग हो रही है, तो किसमें गिनेंगे किसमें नहीं गिनेंगे, ठीक है। अब बॉन्ड लेंथ किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करती है, कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं जो बॉन्ड लेंथ को डिफाइन कर सकती है कि बढ़ेगी घटेगी कम होगी ज्यादा होगी। क्लियर। बॉन्ड लेंथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू चेंज इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, जितना कम डिफरेंस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का उतनी ज्यादा बॉन्ड लेंथ। मान लो बहुत ज्यादा डिफरेंस है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का, तो बहुत ज्यादा ओवरलैपिंग होगी ना, तो बॉन्ड लेंथ कम हो जाएगी। मैं बोल रहा हूँ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस बहुत ही कम है तो ओवरलैपिंग नहीं होगी, तो बॉन्ड लेंथ तो बहुत ज्यादा दिखेगी ना। तो वही लिखा है कि मान लो अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस कुछ भी नहीं है तो बॉन्ड लेंथ बहुत ज्यादा होगी, बहुत ज्यादा डिफरेंस है तो बहुत ओवरलैपिंग हो जाएगी, तो छोटा बॉन्ड लेंथ दिखेगा, तो वही लिखा है, ठीक है। लेकिन बॉन्ड एनर्जी की बात करते हैं तो वो डायरेक्टली होती है, जितनी ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस उतनी ओवरलैपिंग, तो उतने ही 2 एटम पास पास में आएंगे ना, तो उनका बॉन्ड की एनर्जी उतनी ज्यादा होती है, तो बॉन्ड एनर्जी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है चेंज। क्लियर है, लेकिन बॉन्ड लेंथ के इनवर्सली है। अगला, बॉन्ड लेंथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ बॉन्ड या बॉन्ड ऑर्डर। बॉन्ड ऑर्डर का मतलब क्या होता है, नंबर ऑफ बॉन्ड। सिंगल बॉन्ड होगा, डबल बॉन्ड, फिर ट्रिपल बॉन्ड। तो ट्रिपल बॉन्ड मान लो अगर है, मतलब बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा है ना, ज्यादा बॉन्ड ऑर्डर है तो बॉन्ड लेंथ कम। तो इसका यहाँ पे तुम ये भी लिख सकते हो ना कि सिंगल बॉन्ड लेंथ की ज्यादा, फिर डबल, फिर ट्रिपल, यही तो बोला है बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर। बॉन्ड लेंथ सिंगल वाली ज्यादा होती है, फिर डबल वाली बॉन्ड लेंथ, फिर ट्रिपल वाली बॉन्ड लेंथ। इसको या तो ऐसे समझ लो, 2 एटम के बीच में 3 रस्सी लगी तो ज्यादा खींचेगी ना 2 को पास में, तो बॉन्ड लेंथ कम। 2 रस्सी लगेगी तो और कम खींच पाएगी, 1 रस्सी लगी तो और कम खींचेगी, तो सबसे ज्यादा बॉन्ड लेंथ किसकी होगी, सिंगल बॉन्ड की। क्लियर है ये सभी को, ठीक है। वही बॉन्ड एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ बॉन्ड, जितने ज्यादा बॉन्ड उतनी ही ज्यादा बॉन्ड एनर्जी। क्योंकि देखो बॉन्ड बनने में जो एनर्जी निकल रही होगी, या तो ये बॉन्ड एनर्जी है, या फिर बॉन्ड बनने के बाद इस बॉन्ड को तोड़ने में जितनी एनर्जी मेरे को लग रही है वो बॉन्ड एनर्जी है। ये उससे सिमिलर ही लेटाइस में, 1 मोल लेटाइस को बनने में जितनी एनर्जी निकल रही है वो लेटाइस, या फिर 1 मोल लेटाइस को तोड़ने में जितनी एनर्जी लग रही है वो लेटाइस, एक ही बात है। क्योंकि बराबर जितनी निकली उतनी देनी पड़ेगी तोड़ने के लिए, तो कैसे भी डेफिनेशन दोगे सही जाएगी, ठीक है। तो बॉन्ड एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ बॉन्ड, जितने ज्यादा बॉन्ड उतनी ज्यादा उसमें बॉन्ड की एनर्जी उसको तोड़ने में लगेगी या बनते टाइम निकली होगी। क्लियर। अब देखो यहाँ तक तो सब सिंपल था, ये नहीं भी पढ़ा था तो तुमको पीरियोडिसिटी और अभी तक जितना पढ़ा है उससे कर लेते हैं। रेजोनेंस तुम लोगों के लिए नया है,
ठीक है। रेजोनेंस का मतलब क्या होता है? इलेक्ट्रॉन का घूमना। कोई भी एटम की अगर मान लो रेजोनेंस में कंडीशन होती है, एक क्या बहुत सारी होती है, तुम बस एक कंडीशन रखो, ऑल्टरनेट में डबल एंड सिंगल बॉन्ड। क्लियर है? एक डबल बॉन्ड, एक सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड ऐसे लगे होंगे तो रेजोनेंस पॉसिबल है। या फिर ऑल्टरनेट में डबल बॉन्ड और कोई भी चार्ज प्लस हो माइनस हो, ठीक है। या फिर क्या बोलूं, ऑल्टरनेट में डबल बॉन्ड एंड या तो पॉजिटिव या फिर नेगेटिव चार्ज। अब ये चीज समझ में आधों को आई होगी, आधों को नहीं आई होगी। इसका एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। ये डबल बॉन्ड है, अगला सिंगल, अगला डबल, फिर सिंगल, फिर डबल, फिर सिंगल। तो ऑल्टरनेट में है ना बॉन्ड्स, तो इसमें रेजोनेंस कैसे होगा? मान लो ये बॉन्ड टूटा किसी रीजन से, मान लो यहाँ प्लस आ गया, माइनस आ गया, फिर ये माइनस इसको धक्का देगा ना इधर, क्योंकि इलेक्ट्रॉन ये भी माइनस से इलेक्ट्रॉन से बना है ना, तो माइनस माइनस धक्का देगा तो ज्यादा इलेक्ट्रॉन इधर खसकेंगे, तो ये बॉन्ड किधर टूटेगा? इस साइड। तो यहां माइनस आ गया है प्लस, समझ में आ रहा है? अब ये मिटा दूंगा तो प्लस माइनस बॉन्ड बना लेंगे, तो ये गायब हो गया, समझ गए? फिर ये इलेक्ट्रॉन माइनस है, ये इसको धक्का देगा तो उधर टूटेगा है, तो सेम ऐसे पूरा घूम के ऐसे बॉन्ड चलते रहते हैं कंटिन्यूस। इसी चीज को बोलते हैं रेजोनेंस। तो रेजोनेंस के लिए ऑल्टरनेट में डबल सिंगल बॉन्ड होने चाहिए, या फिर एक कंडीशन ये होती है सेकंड वाली कि ऑल्टरनेट में मान लो मैंने ये लिखा है तुमको, ठीक है, यहां डबल बॉन्ड लगाया है, यहां मैंने प्लस चार्ज दे दिया इस कार्बन पे, एक हाइड्रोजन लगा था और एक हाइड्रोजन निकाल दिया है मैंने। क्लियर सभी को इतना? तो मैं बोल रहा हूं कि ऑल्टरनेट में या तो प्लस चार्ज हो या माइनस कुछ भी हो। तो मान लो अगर ये प्लस चार्ज है तो ये इसको खींचेगा ना, इसमें क्या है, दो इलेक्ट्रॉन है ना, तो ये प्लस इस इलेक्ट्रॉन को खींच रहा होगा अपनी साइड, तो ये बॉन्ड किधर टूटेगा? इधर। समझ में आ रहा है सभी को? तो इधर टूटेगा तो इस पे क्या आ जाएगा, इसको इस पेन से बनाते हैं, ठीक है। ये इधर आएगा तो ये माइनस और प्लस में टूट जाएगा ना, ये देखो मैंने तोड़ दिया। अब ये माइनस प्लस बॉन्ड बना लेंगे तो ये चार्ज गायब हो गए और बचा क्या, ये प्लस। तो पहले जो एक बनाया था वो इसका एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर था, ये दूसरा हो गया, फिर वापस ऐसे इधर 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 चलता रहता है। क्लियर है? अब यही प्लस की जगह माइनस होता तो बॉन्ड ऐसे टूटता, मतलब इस साइड टूट जाता मेरी साइड, क्योंकि एक प्लस और माइनस ही बॉन्ड बनाते हैं तो उसके अपोजिट डायरेक्शन में टूटते हैं। क्लियर है इतनी चीजें? तो या तो अल्टरनेट में सिंगल डबल लो या अल्टरनेट में प्लस माइनस हो डबल बॉन्ड के। तो अब वो तुमसे ये पूछता है कि मान लो उसने एक बेंजीन रिंग दी है, ज्यादा अच्छी रिंग बन गई, ठीक है। ये जो है इसको बोला उसने ए, इसको बोला उसने बी, समझ गए ना कौन से बॉन्ड की बात कर रहा हूं? इसको बोला उसने सी। अब बॉन्ड ऑर्डर बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर बताओ, ए ज्यादा बड़ा होगा बी की सी? ए और सी बराबर और बी उससे ज्यादा, ठीक है। लेकिन ये गलत है, ए इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी आता है, क्योंकि हमेशा बेंजीन ऐसा नहीं रहता ना। बेंजीन अपन ये बनाते हैं कि ये बनाया और गोला बना दिया। गोला मतलब क्या, वो कंटिन्यू घूम रहे हैं। जिस स्पीड से मैंने बनाया ना डंडे तोड़ के, इतनी स्लो स्पीड वो नहीं लेता है, घूमता रहता है कंसिस्टेंट। तो तुम जब देखोगे जैसे अपन होता है फैन घूम रहा है, तो अभी मुझे 3 डंडी दिख रही है, कंटिन्यू घूमेगा तो मुझे 3 डंडी दिखेगी क्या? नहीं ना, मुझे पूरा सब बराबर दिखेगा ना, कि हर जगह ही इसकी डंडियां हैं। तो वैसे ही तुमको रिंग में दिखता है कि डबल सिंगल ऐसा नहीं दिखेगा, तुमको दिखेगा सारे के सारे डबल है। जैसे होता है ना, फॉर एग्जांपल लोग टायर पे डिजाइन बनवाते हैं, पता है, ये गाड़ी के टायर, और मान लो यहाँ उन्होंने एक रेडियम की फ्रेम लगवा दी, वो भी एक रेडियम का टुकड़ा यहाँ लगाया, एक यहाँ। जब ये टायर घूमेगा तो तुमको तो पूरी रिंग दिखती है ना। तो बस वैसे ही जब ये डंडे घूमते हैं तो तुमको वो डबल 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 सब में दिखेंगे। तो जब सभी डबल दिख रहे हैं तो बॉन्ड लेंथ क्या होगी? सेम, क्योंकि इसका उससे निकालोगे भी ना कितने, जो भी क्या बोलते हैं फॉर्मूले से या कुछ किसी चीज से, तो बीच में आता है, सिंगल और डबल के बीच वाली बॉन्ड लेंथ आती है। तो ए बराबर बी बराबर सी किसी भी डंडे का पूछ ले, जहां भी रेजोनेंस हो रहा होगा बॉन्ड लेंथ सारी की सारी सेम होगी। क्लियर है? तो बेंजीन का एग्जांपल बहुत ज्यादा पूछता है वो, तो ड्यू टू रेजोनेंस बॉन्ड लेंथ अफेक्ट होती है और सारी के सारी सेम हो जाती है, ज्यादा वाली कम, कम वाली ज्यादा। क्लियर है? कि बेंजीन ऐसा भी बनता है, बेंजीन ऐसा भी बनता है, बेंजीन में गोला भी बनता है, ठीक है।
ऑल कार्बन कार्बन बॉन्ड लेंथ आर इक्वल इन रेजोनेंस, से याद रखना, बहुत हाईली इंपॉर्टेंट पॉइंट है। समझ गए चीज? क्योंकि जब क्वेश्चन आएगा कि ए और बी में कौन ज्यादा बड़ा है तो तुम बिना सोचे समझे लगा दोगे ए ज्यादा है, क्योंकि सिंगल बॉन्ड है। तो ध्यान रखना कि रेजोनेंस वाली चीज में बराबर हो जाता है, ठीक है। तो ऑल कार्बन कार्बन बॉन्ड लेंथ आर इक्वल इन रेजोनेंस। अब रेजोनेंस के और एग्जांपल अपन ने पढ़े, कार्बोनेट, फॉस्फेट। कार्बोनेट में होता है ना रेजोनेंस, कार्बोनेट का ये डायग्राम होता है, देखो डबल के ऑल्टरनेट में माइनस आ गया, तो ये बॉन्ड किधर टूटेगा, इस साइड, यहाँ प्लस आएगा या माइनस आएगा, और ये डबल बॉन्ड बन जाएगा, तो बना दिया। फिर इस डबल के इधर वापस से ऑल्टरनेट में माइनस आ गया, तो ये वापस से ये चीज शिफ्ट हो जाएगी, फिर यहाँ से वापस शिफ्ट, तो वापस यही बन जाएगा। तो ऐसे चीजें घूमती रहती ना, ये ऐसे घूमता रहेगा तीनों में आपस में, तो तुमको हर जगह दो दो बॉन्ड दिखेंगे। तो जो पता फाइनल बेंजीन का डब्बा बनाता है ना, वो ऐसा बनाता है, कभी देखा हुआ तो ये डॉट 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 वाला गोला बनाता है, देखा है कभी? इसको कुछ बोलते हैं, हाइब्रिड बीच वाला है ना, बेंजीन का हाइब्रिड स्ट्रक्चर होता है, जो ये ओरिजिनल में यही होता है। क्लियर है? बेंजीन ऐसा नहीं दिखता, ऐसा नहीं दिखता, ऐसा दिखता है, वो पूरे में घूमता रहता है। तो क्लियर सभी को? फिर ये भी ऐसे नहीं दिखते, ये कैसे दिखते हैं? ऐसा दिखता है वो, कि तीनों जगह तुमको एक पूरा डंडा, एक डॉट 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 वाला डंडा, ये उसका रियल होता है। तो सारी बॉन्ड लेंथ सेम है ना। अब देखो, समझ गए? ये वही वाली चीज है, अपन केमिस्ट्री में पढ़ते हैं आगे जाके, कि इलेक्ट्रॉन रुका हुआ है तो पार्टिकल है, मूव कर रहा है तो वेव है, वही वाला कॉन्सेप्ट है, ठीक है। कार्बोनेट समझ में आया? तो कार्बोनेट में पूछेगी इस डंडे और इस डंडे में ज्यादा बड़ा डंडा कौन है? दोनों बराबर हैं, ठीक है। ए बी सी सब बराबर हैं। अगर ये ए बॉन्ड लेंथ है, ये बी है और ये सी है, तो ए इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी। क्लियर है सभी में? फॉस्फेट में भी देखो, कार्बोनेट में सी और ओ की होती है, तो लिखा होगा कहीं, द सीओ बॉन्ड लेंथ आर इक्वल इन कार्बोनेट ड्यू टू रेजोनेंस। फॉस्फेट में पी और ओ की होगी ना, ये देखो, ये पी और ओ एक बार इससे एक बार इससे ऐसे, तो पी और ओ बॉन्ड लेंथ इज सेम। क्लियर है सभी को? ठीक है, तो ये वाला लिखवा दिया, ठीक है। अब बॉन्ड लेंथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एस कैरेक्टर, जितना ज्यादा एस कैरेक्टर उतनी कम बॉन्ड लेंथ। एसपी में एस कैरेक्टर 50% है ना, 50 एस है 50 पी है। सेकंड में एस कितना हो गया? 33.33, 33.33। अगले में एस कितना हो गया? 25। तो जितना एस कम होते जा रहा है, बॉन्ड लेंथ उतनी बढ़ रही है ना। एस कम हुआ, बॉन्ड लेंथ बढ़ी। एस सबसे ज्यादा, बॉन्ड लेंथ उतनी ज्यादा कम। एस जितना ज्यादा, बॉन्ड लेंथ उतनी कम। समझ में आया ये पॉइंट क्या था? ठीक है। उसके बाद PCl5, ये वाला जो वो तुम्हारा बैंड एंड ड्रैगोव रूल वाला पोर्शन है ना, वो इस चीज को यहां से एक्सप्लेन करता है। ड्रैगोव आएगा एंगल में, ठीक है। इसको ऐसा देखो, ड्रैगोव से ड्रैगन वर्ड याद रहता है। ड्रैगन मुंह खोलता है तो पहले ऐसा होगा फिर ऐसा, तो बॉन्ड एंगल से याद रख लेना इसको, कुछ ऑप्शन नहीं तुम्हारे पास, ठीक है। तो ड्रैगोव रूल लगता है बॉन्ड एंगल के लिए, बेंड्स रूल लगता है बॉन्ड लेंथ के लिए। तो PCl5 में सारे ही बॉन्ड अलग अलग होते हैं, ठीक है। एक ऐसा स्टेटमेंट है तो भी सही है, वरना अपन जो पढ़ते हैं कि एक्सियल बॉन्ड लेंथ बड़ी होती है इक्वेटोरियल से, ठीक है। बॉन्ड लेंथ एक्सियल की मोर होती है, बॉन्ड लेंथ इक्विटी। ये सब चीजें हाइब्रिडाइजेशन में लिखवा चुका हूं बेटा, है ना, फिर भी यहां लिख लो। क्लियर है ये? और ड्यू टू sp3d हाइब्रिडाइजेशन, ये पॉइंट क्लियर है सभी को? इससे ज्यादा जितना मैंने बोर्ड पे लिखा है, इससे ज्यादा बॉन्ड लेंथ में तुमसे कोई कुछ नहीं पूछेगा। और sp3d3 वाली जो बात आती है, उसमें इक्वेटोरियल की ज्यादा होती है एक्सियल से। बस इसी चीज को वो एक्सप्लेन करता है, कौन सा रूल? बेंड्स रूल। क्यों ज्यादा हो रही है इलेक्ट्रॉन, ये वो रिपल्शन, उन सब चीजों से। और उसमें फिर परसेंटेज एफ कैरेक्टर गिनता है। वो जो डब्बे तुमको आखिरी में बनवाया था ना, कि इसमें DZ और P यूज होता है, ठीक है, और फिर बचे हुए सारे इधर यूज होंगे, वही रीजन वो देता है उधर। क्लियर है? तो इतना डेप्थ में पढ़ने की कोई जरूरत है भी नहीं कि हाँ एग्जैक्ट इसमें कौन सा डब्बा लग रहा है, कभी नहीं आना, जितना लिखा है उतना आएगा। क्लियर है सभी को? ठीक है। अब आखिरी में ये 2 पॉइंट और लिखे हैं मैंने, वो फाइनली क्या पूछेगा? ऑर्डर पूछेगा। 3 एग्जाम्पल देगा, 4 एग्जाम्पल देगा और पूछेगा बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर बताओ। तो सबसे कम बॉन्ड लेंथ किस में होती है? H2 का साइज बहुत छोटा है, न्यूक्लियस बहुत पास पास में,
तो सबसे छोटी बॉन्ड लेंथ किसकी होगी? H2 की। अगर कोई न्यूक्लियस के इतनी पास में है कि इतनी पास में न्यूक्लियस, तो उसको सेपरेट करना आसान है क्या? बहुत मुश्किल है। तो बॉन्ड एनर्जी भी H2 की सबसे ज्यादा होती है, याद रखना। बॉन्ड लेंथ सबसे कम, बॉन्ड एनर्जी सबसे ज्यादा, याद रहेगी ये चीज, ठीक है। तो मिनिमम बॉन्ड लेंथ इन मोनोवेलेंट, मोनोवेलेंट मतलब एक वैलेंसी वाले, जिसके आउटर में एक इलेक्ट्रॉन, ठीक है। सिंगल बॉन्डेड बाई एटमिक, दो एटम है ना, H2 मॉलिक्यूल इज ऑफ हाइड्रोजन, सबसे कम किसकी होती है बॉन्ड लेंथ? हाइड्रोजन की, याद रखना है। मिनिमम बॉन्ड लेंथ किसकी होती है? हाइड्रोजन की, वो भी किसमें? मोनोवेलेंट बाई एटमिक में। क्लियर? इसका अगर ऑर्डर ऐसा कुछ देता है, मतलब दूसरा है, ठीक है, कार्बन कार्बन, कार्बन ऑक्सीजन, डबल बॉन्ड ये और CH, तो इसमें जो बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर है, कार्बन कार्बन की बॉन्ड लेंथ सबसे ज्यादा होगी, क्योंकि डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 0 है ना, तो ओवरलैपिंग होगी नहीं। इसमें अलग है तो ओवरलैपिंग होगी, तो इससे तो छोटी होगी ना बॉन्ड लेंथ। इसमें भले सेम है लेकिन डबल बॉन्ड आ गया ना, आ रहा है कुछ समझ में? तो डबल बॉन्ड आ गया तो वो तो और खींच लेंगे ना दो एटम को पास में, तो इसीलिए इसके बाद फिर इसकी होगी, और लास्ट में फिर कार्बन और हाइड्रोजन की, क्योंकि उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस कम है, मतलब ज्यादा है जो भी है, तो लास्ट में वो रहेगा। आया समझ में? कि कोई डाउट इसमें? इस ऑर्डर में किसी को भी डाउट? क्योंकि वो कोई से भी रैंडम 2 या 3 उठा के देगा और पूछेगा। डाउट क्लियर है? ठीक है। फिर लास्ट वाला, इसके अलावा एक और बहुत लंबा चौड़ा ऑर्डर ये लिखा जाता है, ठीक है, कि इसमें कौन कौन ज्यादा होगा। सबसे ज्यादा बॉन्ड लेंथ किसकी होगी? कार्बन कार्बन। बेटा सो मत जितने लोग सो रहे हो। किससे? सीसी से। देखो कार्बन कार्बन में चेंज इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कुछ नहीं है ना, तो ओवरलैपिंग नहीं होगी, ठीक है। इसका चेंज इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या हो गया? 0, तो ओवरलैपिंग नहीं हो रही। इसमें चेंज इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है ना, तो ओवरलैपिंग जाएगी। ओवरलैपिंग हुई तो बॉन्ड लेंथ क्या होगी? कम। तो इसकी बॉन्ड लेंथ ज्यादा है, इसकी कम है, सही तो है। इसमें चेंज इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नॉट इक्वल टू 0 है ना बेटा। इसमें भले ही चेंज इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 0 है, लेकिन डबल बॉन्ड आ गया तो वो खींच लेगा, इसलिए उसको बाद में रखा। और कार्बन हाइड्रोजन में, हाइड्रोजन का तो साइज ही इतना छोटा है कि वो सामने वाले से, इसकी खुद की लेंथ उतनी है ही नहीं, तो इसकी छोटी सी लेंथ प्लस सामने वाले की इतनी भी होगी तो ओवरऑल तो छोटी आएगी ना, इसीलिए सबसे छोटी लेंथ उसकी है मिनिमम। क्लियर है? कोई डाउट किसी को उसमें? ठीक है। अगला ऑर्डर देखो, कार्बन कार्बन की सबसे ज्यादा, फिर कार्बन नाइट्रोजन की, फिर कार्बन ऑक्सीजन की। अब CN और CO में ऐसा क्यों आ रहा है? क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ऑर्डर FONCl होता है, फोन कॉल। तो नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अगर कम है तो ओवरलैपिंग कम होगी, ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और ज्यादा है तो और ज्यादा ओवरलैपिंग होगी ना, तो बॉन्ड लेंथ कम ही जाएगी। उसके बाद फिर आ जाएगी, देखो सिंगल सिंगल वाले कंप्लीट, ठीक है। अब डबल ट्रिपल वाले, फिर डबल वाले की होगी और ओवरलैपिंग, ट्रिपल वाले ने तो और खींच लिया होगा तो उसकी और ज्यादा ओवरलैपिंग। उसके बाद जो बचे होंगे सब हाइड्रोजन वाले होंगे, जहां हाइड्रोजन आया मतलब वो सबसे आखिरी में फेंक देना। समझ में आई चीजें? तो हाइड्रोजन 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 वाले आखिरी में, और बोला H2 तो सबसे छोटा ही होगा। अब ये जो दो बचे CH और OH, इन दोनों में किसकी ज्यादा होगी? ऑक्सीजन का देखो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है ना कंपेयर, तो वो हाइड्रोजन को ज्यादा खींच लेगा। तो इन दोनों में भी देखना हो तो बॉन्ड लेंथ CH की ज्यादा होगी कंपेयर टू OH। समझ में आता है ना क्यों? तो बस पूरा ऑर्डर बना सकते हो ना, अगर इनमें से कोई से भी रैंडम 2 उठा के दे दूंगा तो। पहले सिंगल सिंगल बॉन्ड वाले देख लोगे, फिर डबल ट्रिपल वाले देख लोगे, फिर हाइड्रोजन के साथ वाले सिंगल सबसे लास्ट में रखते हो। ये एक रूल याद रखना कि हाइड्रोजन सबसे लास्ट में ही आएगा। क्लियर है? ये हाइड्रोजन वाले जो है ना तीनों, ये सबसे लास्ट में आएंगे, फिर उसके बाद ये डबल बॉन्ड वाले आ जाएंगे, और पहले ये आ गए। बस इसमें क्या था? कुछ भी नहीं था। समझ में आया तुमको बेटा सारा? कोई डाउट इसमें? मीडियम का दिक्कत तो नहीं आ रहा? पक्का? ठीक है। बाकी किसी को भी? बेटा फोटो क्लिक करो, रब कर रहा हूं अभी। हाँ ठीक है। देखो बॉन्ड लेंथ अपन ने समझ लिया क्या होता है, ठीक है, और उसके जो भी ऑर्डर्स थे सारे बता दिए। अब बॉन्ड एनर्जी पढ़ना है, ठीक है। बॉन्ड एनर्जी जितना लिखा है ना इतना ही काम का, यहीं से तुम्हारे क्वेश्चन आ जाएंगे। बॉन्ड एंगल वाला पोर्शन थोड़ा बड़ा था तो उसके लिए 2 बोर्ड भरेंगे, बाकी सब में एक बोर्ड में काम हो जाएगा मेरा। चलो देखो बॉन्ड एनर्जी या बॉन्ड स्ट्रेंथ एक ही बात है,
जितने ज्यादा कोई दो एटम के बीच में बॉन्ड होंगे वो उतना स्ट्रांग बॉन्ड होगा, उसको तोड़ने में उतनी ज्यादा, मान लो 3 डंडे खींचे तो 3 डंडों को तोड़ने में ज्यादा एनर्जी लगेगी ना, तो बॉन्ड एनर्जी ज्यादा है। मान लो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा डिफरेंस है तो बहुत ज्यादा ही मतलब ऐसा क्या बोलते ओवरलैपिंग हो रही होगी, तो उसको अलग करना बहुत मुश्किल है। समझ में आई चीजें? तो यही 2 पॉइंट से अपन, और उसके अलावा और भी कुछ पॉइंट है उनसे देखते रहेंगे। क्लियर? चलो, बॉन्ड एनर्जी या बॉन्ड स्ट्रेंथ, अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक अ बॉन्ड, या तो सिंगल बॉन्ड को ब्रेक करने में, या डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड को ब्रेक करने में जिसमें ज्यादा एनर्जी लग रही होगी तुमको, वो तो होगी तुम्हारी बॉन्ड एनर्जी। ठीक है, अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक अ बॉन्ड इन अ मॉलिक्यूल। इतना क्लियर है? अब फैक्टर्स अफेक्टिंग बॉन्ड एनर्जी, बहुत सारे फैक्टर्स है, कहां तक 7 फैक्टर्स हैं जो अफेक्ट कर रहे हैं बॉन्ड एनर्जी को। ठीक है, कोई रटने नहीं होते हैं, समझ लेना बस। ठीक है, बॉन्ड एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चेंज इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, जितना ज्यादा चेंज होगा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का उतनी ज्यादा ओवरलैपिंग होगी ना। समझ में आ रहा है? तो सी कहाँ गया, सीओ और सीएन में ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है का डिफरेंस, सीओ है। तो सीओ का अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस ज्यादा है तो बॉन्ड एनर्जी भी उसकी ज्यादा होगी। ये जो इसके पहले बॉन्ड लेंथ में मैंने लंबा थोड़ा ऑर्डर लिखा था ना, उसको पूरा फ्लिप कर देना, बॉन्ड एनर्जी क्या आएगा, क्योंकि बॉन्ड लेंथ जितनी ज्यादा बॉन्ड एनर्जी उतनी कम लगेगी, बॉन्ड लेंथ जितनी छोटी उतनी ज्यादा बॉन्ड एनर्जी लगेगी, तो उसका इनवर्स में तो आता है। तो जो भी ऑर्डर अपने बॉन्ड लेंथ में लिखे हैं उसको उल्टा करके इधर लिख दोगे। क्लियर है सभी को? चलो, तो पहला वाला समझ में आया। दूसरा, बॉन्ड एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड ऑर्डर। बॉन्ड ऑर्डर का मतलब क्या होता है? टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड। दो एटम के बीच में जितने ज्यादा डंडे खींचूंगा उतना स्ट्रांग वो अट्रैक्टेड रहेंगे ना, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ बॉन्ड, ट्रिपल, डबल, सिंगल। क्लियर है? बॉन्ड एनर्जी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एटॉमिक साइज, जितना ज्यादा बड़े एटॉमिक साइज उतना कम बॉन्ड एनर्जी। सोच के देखो, उतनी कम बॉन्ड एनर्जी आया समझ में? सोच के देख लो, है ना? हाँ, ठीक है। चलो देखो, मैंने क्या बोला, H2 की एनर्जी सबसे ज्यादा होती है। H2 हाइड्रोजन बहुत छोटे छोटे एटम है और सबसे ज्यादा एनर्जी इसकी लगती है। तो छोटे एटम ज्यादा एनर्जी, जितने बड़े एटम उनकी बॉन्ड लेंथ उतनी बढ़ जाएगी ना। समझ में ना? मान लो कोई दो ये एटम है तो इनकी बॉन्ड लेंथ तो इतनी है, कोई एटम ऐसे हैं बहुत ज्यादा ही बड़े हैं, ठीक है, तो इनकी बॉन्ड लेंथ इतनी होगी ना। तो बॉन्ड लेंथ जितनी ज्यादा उतनी कम बॉन्ड एनर्जी लगेगी, बॉन्ड लेंथ जितनी छोटी उतनी ज्यादा एनर्जी लगेगी। तो जितने बड़े एटम उतनी ही कम एनर्जी लगेगी। तो C2Fi कहे सीताजी वाले में। क्लियर है सभी को? चलो, ये हो गया। इसमें कुछ एक एक्सेप्शन आता है, जैसे फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन है, तो ऊपर से नीचे आने पे क्या हो रहा है, साइज बढ़ रहा है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्लोरीन वाले के बॉन्ड एनर्जी ज्यादा हो जाती है फ्लोरीन से। अब ये चीज कहाँ अपन ने पढ़ी थी, थोड़ा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी में। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी में भी ऑर्डर फ्लिप होता है, क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन हो जाता है। क्यों? क्योंकि वहां भी ये था ना कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मतलब सिर्फ खींचना, एफिनिटी मतलब उसको अपनी शेल में रखना। पहले ही फ्लोरीन का साइज छोटा है, उसमें 7 इलेक्ट्रॉन पहले से भरे हुए हैं, उसमें तुम एक और इलेक्ट्रॉन लेके आ रहे हो तो रिपल्शन होगा ना। तो कोई भी एटम क्यों ही चाहेगा रिपल्शन करना, समझना ये चीज। तो इसीलिए फ्लोरीन का बॉन्ड एनर्जी कंपैरेटिव कम होगा। क्लोरीन के पास तो डी के डब्बे हैं, तो डी के डब्बे तो कोई भी इलेक्ट्रॉन ने बॉन्ड बना रहा है तो कोई दिक्कत नहीं, उसको बहुत जगह उसके पास। समझ में आया ये चीज? तो वही सेम कॉन्सेप्ट यहाँ भी लग रहा है। इन केस ऑफ हैलोजन ग्रुप ऑर्डर ऑफ बॉन्ड एनर्जी क्या होगा, फ्लिप हो जाता है। और फ्लोरीन कहाँ आ जाता है, 3rd नंबर पे, याद रखना, 2nd पे भी नहीं। ऊपर से नीचे आने पे साइज बढ़ता है। इसको अगर गायब कर दूं तो ऑर्डर सही दिख रहा है, क्लोरीन का सबसे ज्यादा, फिर ब्रोमीन, फिर आयोडीन। लेकिन फ्लोरीन यहाँ होना चाहिए लेकिन नहीं है। क्यों? क्योंकि उसमें आपस में रिपल्शन बहुत ज्यादा होगा। तो बहुत ज्यादा रिपल्शन होने की वजह से वो 2nd पे भी नहीं गया, 3rd पे चले गया। 1st पे होना चाहिए था, 2nd पे नहीं आया और 3rd पोजीशन पे चले गया। उसका एक कुछ नंबर होता है ना, बुक में नंबर लिखे होते हैं कि इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इतनी है, इसकी इतनी है। तो नंबर के हिसाब से फिर अपन देख लेते। देखो, जितनी भी चीजें केमिस्ट्री में पढ़ रहे हैं ना, पहले प्रैक्टिकली देखी गई, उसके बाद थ्योरीज देके प्रूव की गई। समझ गए? और जहां वो थ्योरी नहीं लगी वो एक्सेप्शन में डाल दिया और फिर उसका कुछ नया रीजन दे दिया। मतलब रीजन मन से ही दिए हैं सारे, किसी ने ऐसा कुछ देखा नहीं कि हाँ सही रीजन है या गलत है। पहले दिखाया कि हाँ ये ज्यादा खींच रहा है तो बोल दिया इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है।
और दूसरे एटम के साथ नहीं खींच पा रहा है, तो इसके साथ ये एक्सेप्शन में है और उसका कुछ और रीजन दिया है। ये अभी जो तुम बॉन्ड एंगल पढ़ोगे ना, तो उसमें जो ड्रैगोव रूल आएगा, वहां पे मैंने तो क्या पढ़ाया था कि एक एक लोन पेयर बढ़ने पे 2.5 से कम होता है। नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, नया प्रियंका वाली जो लाइन है, सब में लोन पेयर बराबर है, सबका हाइब्रिडाइजेशन सेम है, लेकिन पहले से दूसरे में आने पे 9 से 10 तक बॉन्ड एंगल कम कर दिया। 9 से 10 तक NH3 और PH3 में। नहीं तो NH3 और PH3 में बॉन्ड एंगल इतना ज्यादा कम कर दिया इन लोगों ने। तो पहले ऐसा थोड़ी हुआ कि थ्योरी की वजह से बॉन्ड एंगल आ रहा है। बॉन्ड एंगल देखा इतना आ रहा है तो बोल दिया ये रूल लगेगा। बॉन्ड एंगल देखा अच्छा ज्यादा ही फ्लिप हो गया, ये रूल नहीं लगेगा, यहाँ कोई दूसरा रूल लगेगा। अब वो चीजें फ्लिप होते हैं। नहीं, पहले चीजें देखी कि ऐसा होता है, फिर बनती गई धीरे धीरे, फिर जहां देखा कि ऐसा फॉलो नहीं हो रहा है, कुछ और बनती गई, ऐसा है। ठीक है, तो अपन जितना अपन से बन रहा है उतना पढ़ते जा रहे हैं। ठीक है, तो इसीलिए रीजन है ना, बहुत सारे मैं भी मन से ही बनाता हूँ यहाँ, बेसिक पढ़ के, और फिर लगता है कि गलत जा रहा है तो गूगल कर लेते हैं। पता है चलो इधर, ठीक है, क्योंकि सारे रीजन बुक में नहीं लिखे होते ना, तो मन से बनाने पड़ते हैं सारे। इधर बॉन्ड एनर्जी का ऑर्डर आएगा तो लगा दोगे, क्लोरीन, ब्रोमीन, फ्लोरीन 3rd नंबर पे जाता है, याद रखना, हाईली हाईली इंपॉर्टेंट। बहुत सारे स्टार कर लेना इस चीज को, ठीक है, क्योंकि अपन क्या करेंगे 2nd नंबर पे फ्लिप कर देंगे, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जैसा सेम करते हुए। पांच स्टार कर लेना उसको, ठीक है। बाकी तो नॉर्मल साइज वाले पोर्शन से सही हो ही रहा है, लेकिन ये इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन की वजह से 3rd नंबर पे पहुंच गया। क्लियर है। अगला, बिकॉज ऑफ, वही लिखा है, बिकॉज ऑफ द हायर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एंड स्मॉल साइज ऑफ फ्लोरीन एटम, रिपल्शन बिटवीन इलेक्ट्रॉन ऑफ 2 फ्लोरीन एटम वीकन्स द बॉन्ड। बहुत ज्यादा रिपल्शन होगा तो चीजें दूर हो जाएगी ना, बॉन्ड वीक हो जाएगा, तो इसीलिए 3rd नंबर पे चले गया। क्लियर है। और 3rd पे, 4th पे, 2nd पे क्यों नहीं गया, वो जा रहा है इसीलिए अपन ने देखा है और माना है, ठीक है, उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की पावर की वजह से। क्लियर है इतना, ठीक है। और पॉइंट्स पढ़ ले, एनर्जी, बॉन्ड ऑर्डर और एटॉमिक साइज से पढ़ लिया कि कैसे चेंज हो रही है एनर्जी। अगला पढ़ रहे हैं, हाँ चलो उसी का कुछ और एक दो, सल्फर और ऑक्सीजन। सल्फर और ऑक्सीजन में साइज किसका बड़ा है, सल्फर का, तो सल्फर की बॉन्ड एनर्जी क्या होनी चाहिए, कम होनी चाहिए, ज्यादा होती है, ठीक है, सेम केस होगा, ठीक है। अपना वही बैकनॉफ था ना, तो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, रुको यार, ठीक है, फ्लोरीन कहां पहुंचा दिया इसने, 3rd नंबर पे पहुंचा है ना, तो ऑक्सीजन 2nd पे नहीं जा सकता क्या, है ना, क्योंकि देखो ये जस्ट ऑलमोस्ट सेम साइज वाले, कम हो रहा है। अरे यार ऑक्सीजन और फ्लोरीन सेम के है ना, ऑक्सीजन से थोड़ा सा ही छोटा है फ्लोरीन, तो फ्लोरीन बहुत ज्यादा छोटा और ज्यादा रिपल्शन की वजह से 3rd पे जा सकता है, तो जस्ट इसके बाजू वाला 2nd पे रख सकते हैं ना वो लोग, तो इसीलिए उसमें उसको ऑक्सीजन से आगे रखा है सल्फर को, और यहाँ पे उसको यहाँ फेंक दिया। अब सल्फर से ऑक्सीजन को कंपेयर किया ना अपन ने, अब उसके आगे क्या हो रहा है नहीं पता अपने को। हाँ, मेरी गाड़ी की चाबी शायद, अच्छा ये रही, हाँ कोई इधर कहाँ था, हाँ देखो क्या बोला था मैंने, मान लो अगर, अच्छा रुको इधर देखो, यहाँ पे अपन ने बोला है कि फ्लोरीन को 3rd पे रखा है, अगर क्लोरीन गायब करता तो फिर मैं पूछ सकता था कि हो सकता है क्लोरीन भी नीचे आ रहा होगा, लेकिन उसने पहले के 2 तो क्लियर कर दिए ना कि सल्फर ज्यादा है ऑक्सीजन से, और बाकी को तो मैं साइज से देख ही रहा हूँ कि हाँ जिसका साइज बड़ा है वो बॉन्ड एनर्जी में कम है, तो फिर आ जाएगा सेलेनियम और टेलुरियम। क्लियर है, तो ऐसे देखो, हाँ ठीक है, जो भी है सल्फर ऑक्सीजन मानो और इसको भी स्टार कर लेना, ठीक है, कि यहाँ, और ये ऐसा बना लेना अगर तुम लोगों को लगे तो कि ये 3rd नंबर पे पहुंच रहा है, ये 2nd पे पहुंच रहा है, और दोनों ही एक्सेप्शन में, और रीजन सेम डाल दोगे भाई, इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन, क्योंकि कुछ और अदर रीजन दिया नहीं तो अपन अपने हिसाब से लगा लेते हैं। रिपल्शन, 2 एटम के बीच में इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन ज्यादा हो रहा है, तो इसमें बहुत ज्यादा हो रहा है, इसीलिए वहां पे इसमें थोड़ा कम हो रहा है, तो 2nd पे। इसके पहले वाले में ऐसा कुछ नहीं होगा, तो वो नॉर्मल रहेगा, ठीक है। देखो कार्बन वाले में कुछ हो रहा है इधर, सारे कार्बन वाले में नहीं है ना, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम,
तो इसमें नॉर्मल है, क्योंकि सेकंड वाली चीज हो गई तो उसके पहले नॉर्मल ही रहेगी ना चीजें, तो यहाँ थर्ड सेकंड फर्स्ट पे रहेगा बस। जैसे तुम लोग भी ऐसा दिमाग लगा लिया करो, ठीक है। ये क्लियर है, नॉर्मल रहेगा बेटा ना, 5 वाला ऑर्डर से हो गया है। अगला, बॉन्ड एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड पोलैरिटी। पोलैरिटी मतलब क्या होता है, अपोजिट चार्ज, प्लस माइनस आना। कोई भी दो एटम जब जुड़ेंगे तो उस पर प्लस माइनस कब आता है, जब एक ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा और एक कम। तो जितनी ज्यादा चेंज इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उतनी ज्यादा बॉन्ड पोलैरिटी, तो चेंज इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जितनी ज्यादा उतनी ओवरलैपिंग होगी ना, तो बॉन्ड एनर्जी उतनी ज्यादा हो जाएगी। बस वही लॉजिक को घुमा फिरा के ऐसे दे दिया इसने। फ्लोरीन मतलब HF में सबसे ज्यादा बॉन्ड एनर्जी का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का गैप है, तो वो सबसे ज्यादा पोलर होगा। फिर ये कोई डाउट, ठीक है। बॉन्ड एनर्जी इंक्रीजेस ड्यू टू रेजोनेंस। देखो रेजोनेंस में अपन ने बॉन्ड लेंथ का पढ़ा है कि एक सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड दोनों की बॉन्ड लेंथ सेम होती है। क्यों? क्योंकि ये एक पूरा डंडा एक डॉट डॉट डॉट, ये भी एक पूरा डंडा एक डॉट डॉट डॉट, ऐसा बन जाएगा। तो मान लो इसके 1 बॉन्ड ऑर्डर आ रहा है, इसका 2 आ रहा है, लेकिन रियल में जब देखा तो 1.5 आया दोनों का बॉन्ड लेंथ वाला, ठीक है। तो यहाँ पे सेम चीज एनर्जी के लिए भी बढ़ जाएगी ना। फिर मान लो एक की एनर्जी तुमको दिख रहा है ज्यादा है, एक की दिख रहा है कम है, तो दोनों के बीच में जो भी एनर्जी होगी वो रहेगी फिर, जैसे बॉन्ड लेंथ के केस में था। तो बॉन्ड एनर्जी बढ़ जाती है रेजोनेंस से, ये सिंगल बॉन्ड के लिए। ऐसा मानो, मान लो अगर ये डब्बा है तो मैंने बोला इस सिंगल बॉन्ड की एनर्जी कुछ कम होगी, डबल की ज्यादा है, लेकिन ये बाद में डॉट 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 तो एक से तो ज्यादा ही है ना, आधा 1 + ½ तो बॉन्ड एनर्जी भी तो बढ़ जाएगी। समझ गया ना? सभी कैसे हो जाएंगे डॉट 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 जितने भी है। नहीं आया, गुड। चलो इधर देखो, सिंगल बॉन्ड है, उसकी कुछ बॉन्ड एनर्जी है, रेजोनेंस होने के बाद वो डबल मतलब 1 + ½ हो गया ना, डबल जैसा दिखेगा ना। तो एक बॉन्ड को तोड़ने में कम एनर्जी लगती है बजाय 2 को, तो रेजोनेंस होने के बाद तो बॉन्ड एनर्जी बढ़ जाएगी ना। तो वही लिखा है कि बॉन्ड एनर्जी इंक्रीजेस ड्यू टू रेजोनेंस। क्लियर है सभी को? ठीक है। बॉन्ड एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एस कैरेक्टर इन हाइब्रिड ऑर्बिटल। हाइब्रिड ऑर्बिटल मतलब वही sp से लेके sp3d3 तक, जिसमें ज्यादा s उतना ही ज्यादा बॉन्ड ऑर्डर, मतलब बॉन्ड ऑर्डर क्या है यार, बॉन्ड एनर्जी, ठीक है। सबसे ज्यादा इसमें होता है ना 50% s, 33.33% s, 25% s, तो जितना ज्यादा s उतना ज्यादा बॉन्ड ऑर्डर, कोई डाउट ही नहीं होना चाहिए, ठीक है। अगला, बॉन्ड एनर्जी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। जितने ज्यादा लोन पेयर आएंगे बॉन्ड एनर्जी उतनी कम हो जाएगी ना, क्योंकि लोन पेयर बॉन्ड पेयर को धक्का देंगे तो बॉन्ड को वीक कर रहे हैं ना। समझ गए चीज? ठीक है। तो बस इसीलिए C2N2 O2 F2। F2 में कितने लोन पेयर है? 3। O2 में कितने? 2। N2 में 1, C2 में 1 भी नहीं है, ठीक है। तो हाई एनर्जी वाला ये होगा, सबसे लो एनर्जी वाला ये होगा। और रीजन क्या है? ड्यू टू हाई लोन पेयर रिपल्शन अकर्स। तो जितने ज्यादा लोन पेयर किसी एटम पे आ रहे हैं उसका रिपल्शन उतना ज्यादा होगा, तो बॉन्ड वीक हो जाता है। क्लियर है सभी को? ठीक है। अब यहाँ पे आ जाना, इन डायटमिक मॉलिक्यूल, ठीक है। ये एक और ऑर्डर दिया N2O2 H2 F2। देखो तुमको अगर मैं बोलूं डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड, कौन ज्यादा स्ट्रांग होगा? ट्रिपल बॉन्ड, फिर डबल, फिर सिंगल। फिर सिंगल वाले में ये चेक करते कि हाइड्रोजन कहाँ आ रहा है कहाँ नहीं आ रहा है, वो वाली चीजें, ठीक है। तो देखो N2 का बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा ही होगा O2 से। क्यों? क्योंकि N ट्रिपल बॉन्ड N आता है ना बेटा, O2 में O डबल बॉन्ड O आता है, H2 में HH है और F2 में FF है। लेकिन F में अपने को पता है ना रिपल्शन होता है ना, रिपल्शन ऑफ वही लोन पेयर या इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन जो बोलना है। क्लियर है? तो रिपल्शन होता है तो वो तो सबसे आखिरी में हो जाएगा। पहले डबल ट्रिपल सिंगल वाले ट्रिपल और डबल वाले देख लिए, फिर सिंगल वालों में मैंने बोला हाइड्रोजन की सबसे ज्यादा होती है, क्योंकि बहुत छोटे छोटे आइटम होते हैं तो उसकी ज्यादा ही रहेगी कंपेयर टू F2। कोई डाउट किसी को? और F2 में तो रिपल्शन होता है, अभी पढ़ के आया, तो उसकी तो वैसे भी कम हो जाती है। क्लियर है? सारे हाँ H2 के लिखेंगे, ठीक है। फिर अगला पॉइंट वही लिखा, देखो इन होमोन्यूक्लियर मतलब दोनों एटम सेम होने चाहिए, सिंगल बॉन्डेड, ये पॉइंट को हाईलाइट कर लेना। डबल और ट्रिपल से हाइड्रोजन को कंपेयर नहीं कर पाओगे। जैसे यहाँ हाइड्रोजन को तुम ऑक्सीजन या नाइट्रोजन से डायरेक्टली कंपेयर करोगे तो हाइड्रोजन पीछे ही रहेगा, भले साइज उसका कितना भी छोटा है बड़ा जो भी है, ठीक है। लेकिन उसको अगर सिंगल बॉन्ड वाले किसी से भी कंपेयर करोगे ना तो हाइड्रोजन सबसे आगे आएगा। क्लियर है? तो इन होमोन्यूक्लियर सिंगल बॉन्डेड, तो सिंगल बॉन्ड वाले को
स्टार मार्क कर लेना, ठीक है। तो सिंगल बॉन्ड वाले और डाई एटमिक दो, ठीक है, उसमें बॉन्ड एनर्जी सबसे ज्यादा किसकी होती है? हाइड्रोजन, फिर कोई भी आ जाए। क्लियर है? तो जब क्वेश्चंस लगाओगे तो उसमें ध्यान रखना सिंगल बॉन्ड वाले को, अगर हाइड्रोजन कहीं भी आ रहा है सिंगल बॉन्ड में तो सबसे ज्यादा आ जाएगा। क्लियर? फिर अगला, इन ऑल डायटोमिक मॉलिक्यूल मैक्सिमम बॉन्ड एनर्जी इज ऑफ CO। डायटोमिक में अगर पूछे कभी भी तो CO की बॉन्ड एनर्जी बहुत ज्यादा होती है। भाई क्वेश्चन आता है ऐसा और कुछ रीजन दिखता है तुमको तो ये चीज याद रखना, CO की बॉन्ड एनर्जी बहुत ज्यादा होती है। CO प्लस नहीं लिखा है यार, सिर्फ CO लिखा है मैंने, तो पता नहीं। हाँ देख लेना, क्वेश्चन का ही पॉइंट लिखा होगा मैंने कहीं का, ठीक है। ये बेटा आवाज नहीं यार, इधर ये वाला पॉइंट समझ में आया लास्ट वाला, कि कोई भी डायटोमिक अगर अलग अलग आते हैं तो CO की ज्यादा, सेम आते हैं तो H2 की ज्यादा। क्लियर? चलो ठीक है बेटा, इसका फोटो ले लो, मिटा रहा हूं। इसके बाद बॉन्ड एंगल, लास्ट टॉपिक बचा है अपना, ठीक है। उसके बाद तुम्हारे केमिकल बॉन्डिंग के सारे क्वेश्चन लग जाएंगे। बेकार फर्जी टॉपिक बचे हैं कुछ, वेंडरवाल, मेटलिक, आने ही नहीं इनसे क्वेश्चन, बट मेरा काम है तो पढ़ा दूंगा। फिर जो ऑर्डर्स होते हैं, मेल्टिंग, बॉइलिंग, ये वो सब P ब्लॉक का काम है, लेकिन यही पढ़ लेंगे अपन, क्योंकि जब इतनी सारी थ्योरी, इतने सारे रीजन यहाँ पढ़ चुके हैं, सब कुछ समझा है, तो लगे हाथ खत्म ही कर लेते हैं। वरना वहाँ P ब्लॉक बाद में पढ़ाऊंगा तो तब तक सारे रीजन भूल जाओगे तुम, है ना। तो अभी साथ साथ में सारे ऑर्डर्स पढ़ लेंगे अपन, जितने भी ग्रुप के, है ना। तो बॉन्ड पैरामीटर में दो चीजें पढ़ के आ गए अपन, बॉन्ड लेंथ समझ लिया, बॉन्ड लेंथ के ऑर्डर्स देख लिए, बॉन्ड एनर्जी समझ लिया, उसके ऑर्डर देख लिए। बॉन्ड लेंथ और बॉन्ड एनर्जी के ऑर्डर एकदम उल्टे होंगे ना, जिसकी बॉन्ड एनर्जी ज्यादा उसकी बॉन्ड लेंथ कम, तो उनके ऑर्डर फ्लिप कर देना ऐसे कैसे। अगला आता है अपना बॉन्ड एंगल। सबसे ज्यादा क्वेश्चन तुमको अगर इस पोर्शन से पूछा कभी तो बॉन्ड एंगल से ज्यादा चांस रहता है कि पूछेगा, ठीक है। बॉन्ड एंगल में ड्रैगोव रूल एक लगता है, वो एक्सेप्शन में लगेगा नाइट्रोजन और एक और कौन सी ऑक्सीजन वाली फैमिली में, बस। उसके अलावा कहीं और उसका काम नहीं है। उसके अलावा नॉर्मल पहले बॉन्ड एंगल देखना सीखते हैं, उसके बाद लास्ट में देख लेंगे एक्सेप्शन ड्रैगोव रूल वाला। क्लियर है? चलो बॉन्ड एंगल पढ़ते। बॉन्ड एंगल होगा क्या, देखो कोई एक एटम है, दो साइड में अगर एटम लगे तो इनके बीच का एंगल ही तो बॉन्ड एंगल होगा। ये बॉन्ड एंगल B है, पूरे लिखता हूँ, ये समझोगे, ये होगा बॉन्ड एंगल, ठीक है। अब देखो एक कंडीशन वैसे कॉपी में लिखी हुई है, ऐसा बोला जाता है कि बॉन्ड एंगल तभी देखेंगे जब लोन पेयर आएगा, ठीक है। बॉन्ड एंगल के क्वेश्चन तभी आते हैं जब लोन पेयर आएगा, क्योंकि मान लो लोन पेयर नहीं है तो हाइब्रिडाइजेशन से फिर डायरेक्टली पता लग ही रहा है ना। तो फिर कब तुम कहाँ फंसोगे, जहां sp3d, sp3d2, d3 आएगा, तो वहां तो अलग अलग टाइप के बॉन्ड एंगल आते हैं ना। कभी 90 आ रहा है, 90 के साथ 72 भी आ रहा है, 90 के साथ 120 भी आ रहा है, तो वो स्पेसिफाई तो नहीं करता कि इसके बीच का कब, वो एक तुमको दे देगा कि NH3 का बताओ, समझ गए, या फिर XeF2 का बताओ, तो फिर वहां फंस जाओगे, XeF2 में फंसोगे ना, या XeF2O2 में फंसोगे। समझ गए क्या बोल रहा हूँ मैं, कि वहाँ 90 के भी आएंगे, 72 के भी आते हैं बहुत बार, कभी सारे 90 के आ रहे हैं, कभी 90 और 120 के आ जाएंगे एक साथ, तो वहाँ फिर कंफ्यूजन क्रिएट होता है। तो ऐसा बोला जाता है कि लोन पेयर आएगा तो वो बॉन्ड एंगल को डिस्टॉर्ट करता है, तो हमेशा जो क्वेश्चन होता है वो बॉन्ड डिस्टॉर्शन पे पूछा जाता है। क्लियर है? नॉर्मल पे कोई कभी नहीं पूछेगा तुमसे। अगर नॉर्मल पे पूछ रहा है, हाइब्रिडाइजेशन देखो, हाइब्रिडाइजेशन जितना ज्यादा ऐसे बढ़ते जाएगा, बॉन्ड एंगल क्या होते जाएगा, कम, क्योंकि sp का 180 होता है, फिर उससे कम 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 होते जाएगा, ठीक है। तो इसीलिए ऐसा बोलते हैं। क्लियर? चलो, मिनिमम बॉन्ड एंगल बिटवीन एनी टू एडजेसेंट बॉन्ड, दो बॉन्ड के बीच में का एंगल जितना कम उतना कम बॉन्ड एंगल, जितना ज्यादा उतना ज्यादा बॉन्ड एंगल। क्लियर है? चलो बस ये समझ गए, ठीक है। अब मैं बोल रहा हूँ, मान लो अगर यहाँ लोन पेयर आ गए, एक लोन पेयर आया फॉर एग्जाम्पल, तो ये लोन पेयर इसको इधर धक्का देगा, ये इसको इधर धक्का देगा, ये क्या हुआ, लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन हुआ ना, लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन। और इनके बीच में कौन सा रिपल्शन लग रहा है, बॉन्ड पेयर। लेकिन अपन ने क्या पढ़ा है, लोन पेयर वाला सबसे ज्यादा, फिर लोन पेयर बॉन्ड पेयर वाला, फिर बॉन्ड पेयर। तो ये ज्यादा धक्का देके एक दूसरे को दूर जा पाएंगे कि ये इधर से धक्का देके ज्यादा पास करेगा, ज्यादा पास ना, क्योंकि अपना ऑर्डर ये होता है ना, LP बॉन्ड पेयर और फिर बॉन्ड पेयर। तो ये इतना ज्यादा इस रिपल्शन से दूर नहीं जा पाएगा,
ये इधर से ज्यादा पास कर देगा। तो फाइनल जो ओवरऑल कंक्लूजन मिलेगा मुझे, बॉन्ड एंगल कम आएगा लोन पेयर के आने से। और ये चीज तुमको पढ़ा के भी आया हूँ कि एक लोन पेयर के आने से 2.5 डिग्री बॉन्ड एंगल कम हो जाता है, 2.5। 2 लोन पेयर आएंगे तो और ज्यादा इसको धक्का देंगे डंडे को, 3 आएंगे तो और ज्यादा बॉन्ड एंगल कम हो जाएगा। तो वही चीजें हैं। क्लियर है इतना कुछ बेसिक में इसका? ठीक है। तो मिनिमम बॉन्ड एंगल बिटवीन एनी टू एडजेसेंट एटम, फैक्टर्स अफेक्टिंग बॉन्ड एंगल। ठीक है, 4 फैक्टर से, चारों को ऑर्डर वाइज ही याद करोगे, याद रखना। क्या बोलोगे? फॉलो विद ऑर्डर ओनली, रूल के हिसाब से 1 2 3 4। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसका। पहले पहला फैक्टर लगा के देखोगे, वो अगर सेम आ गया तो दूसरा फैक्टर लगाओगे, दूसरा भी सेम आ गया, पहला भी सेम दूसरा भी सेम, तो तीसरा फैक्टर लगाओगे। मान लो पहला भी सेम दूसरा भी सेम तीसरा भी सेम, तो चौथा फैक्टर लगाओगे। अपने मन से कोई भी फैक्टर नहीं उठाओगे कि कभी मन किया तो लोन पेयर देख लिए, कभी मन किया तो सेंट्रल एटम देख लिया, कभी मन किया तो साइड एटम देख लिया। ये नहीं करोगे, फॉलो दी ऑर्डर। क्लियर है? सबसे पहले जब मान लो अपन को कुछ नहीं आता, मान लो ऐसा मान लिया, ठीक है, तो अपन हाइब्रिडाइजेशन पढ़ के आना। हाइब्रिडाइजेशन में बॉन्ड एंगल थोड़े बहुत तो पढ़े अपन ने कि किसका ज्यादा होता है कम, तो कुछ भी नहीं पता तो हाइब्रिडाइजेशन तो निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले हाइब्रिडाइजेशन निकाल के बॉन्ड एंगल पता कर लिया। मान लो कोई 2 चीजों का हाइब्रिडाइजेशन सेम आ सकता है ना, तो मान लो अगर हाइब्रिडाइजेशन सेम आ रहा है तो फिर सेकंड पे क्या देखता हूं मैं? लोन पेयर। तो सबसे पहले हाइब्रिडाइजेशन देखा जाता है। हाइब्रिडाइजेशन में सबसे ज्यादा बॉन्ड एंगल कौन किसका होता है? जिसमें ज्यादा एस होता है, तो sp का ज्यादा, फिर sp2 फिर sp। इसमें 50% है ना, 50% एस कैरेक्टर है, इसमें 33.33 है, इसमें 25% है। समझ में आया इतना सभी को? तो वही लिखा है कि sp का देखो 180 120 109 डिग्री 28 मिनट बोलते हैं इसको, डैश है नहीं है वो, ठीक है, और गलती से भी नहीं लगा, 109 डिग्री 28 मिनट। तो बॉन्ड एंगल कम हो रहा है ना जैसे जैसे हाइब्रिडाइजेशन बढ़ रहा है, तो हाइब्रिडाइजेशन के बढ़ने पे बॉन्ड एंगल कम होता है। ठीक है, वो डायरेक्टली, ये गलत लिखा है मैंने, बॉन्ड एंगल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हाइब्रिडाइजेशन नहीं होगा, मतलब उसको देख रहे हो हाइब्रिडाइजेशन से, ये मतलब है। तो एक काम करना, अरे परसेंटेज एफ का डायरेक्टली होगा, मतलब परसेंटेज एफ का मतलब मेरा ये है कि परसेंटेज एफ मतलब हाइब्रिडाइजेशन है, वो हाइब्रिडाइजेशन से ही देख पाओगे, बिना हाइब्रिडाइजेशन के परसेंटेज एफ कैसे निकालोगे? समझ गए चीज? तो डायरेक्टली का मतलब ऐसा नहीं था कि डायरेक्टली, ये तो लिखा ही नहीं था अपन ने, ये तो मैंने अभी लिखा था मन से, अच्छा फिर काट दो। ठीक है, तो सबसे पहले क्या है? हाइब्रिडाइजेशन पता करोगे, जितना ज्यादा हाइब्रिडाइजेशन बॉन्ड एंगल उतना कम। तो इनवर्सली में अगर चेक करना है तो, वरना डायरेक्टली में जाता है परसेंटेज एफ, जितना ज्यादा एफ उतना ज्यादा बॉन्ड एंगल। अगला पॉइंट, अगर मान लो हाइब्रिडाइजेशन सेम जा रहा है कि इसका हाइब्रिडाइजेशन सेम आ रहा है, किसका सेम आएगा? समझ में आता है कुछ? अरे कोई 2 एग्जांपल बता दो ना जिसका सेम है। CCl4 और CH4 सेम है ना, तो फिर मैं अगली चीज देखता हूँ लोन पेयर, लेकिन यहाँ पे तो लोन पेयर भी नहीं है, तो फिर तीसरी चीज देखूंगा सेंट्रल एटम कार्बन है, वो भी नहीं है, तो फिर चौथी चीज देखूंगा साइड एटम, एक में हाइड्रोजन है एक में कार्बन क्लोरीन है, तो वो एग्जांपल यहाँ पे आ जाएगा ना, इसमें कहाँ है? CH4 और CCl4। समझ गए? मतलब फिर यहाँ साइड एटम देखें, साइड एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से देख लेंगे फिर जो भी है, ठीक है। लेकिन रूल्स के हिसाब से तो आते ही नहीं है, क्योंकि रूल, सबसे पहला रूल ये है कि जब तक लोन पेयर नहीं आते तुम बताते ही नहीं हो, ऐसा। तो ऐसा क्वेश्चन मिलेगा नहीं वैसे कहीं, क्योंकि जितने भी एग्जांपल देखोगे सब में लोन पेयर है, ठीक है, मोस्ट ऑफ द, सिर्फ इसका कहीं नहीं मिलेगा तुमको कि नॉर्मली पूछ रहा है, ठीक है। चलो सेकंड वाला क्या बेटा? जितने ज्यादा लोन पेयर आएंगे उतना कम होगा ना बॉन्ड एंगल। लोन पेयर 1 है तो कम धक्का देगा, 2 है तो और बहुत ज्यादा धक्का देंगे तो बॉन्ड एंगल कम, 3 है तो और ज्यादा ऐसे आ जाएंगे तो बॉन्ड एंगल और कम हो जाएगा। तो जितने ज्यादा लोन पेयर आएंगे बॉन्ड एंगल उतना कम, लोन पेयर जैसे जैसे बढ़ते जाएंगे बॉन्ड एंगल कम होता जाएगा। ये चीज समझ में आती है सबको? ठीक है, एग्जाम्पल में बहुत सारे 10-15 एक साथ करवा दूंगा सारे पॉइंट पढ़ने के बाद। अगला, मान लो कभी लोन पेयर भी सेम आ गए कि हाइब्रिडाइजेशन भी सेम आ रहा है 2 एटम का, लोन पेयर भी सेम आ रहे हैं, ये कब आएगा? जब सेम ग्रुप के होंगे कुछ, समझ में आता है? जैसे कि वाटर और उसके नीचे कौन होता है? H2S, सेम है ना, हाइब्रिडाइजेशन सेम रहेगा, लोन पेयर भी सेम रहेंगे, सेंट्रल एटम डिफरेंट है अब,
तो ये फिर थर्ड वाली कंडीशन में आएगी चीजें। समझ में आ रहा है सभी को? तो जब ऐसा आ जाएगी हाइब्रिडाइजेशन सेम, लोन पेयर सेम, तो थर्ड चीज का देखते हो, सेंट्रल एटम को देखते हो। सेंट्रल एटम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड एंगल, उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। जितना ज्यादा सेंट्रल एटम इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा, बॉन्ड एंगल उतना ज्यादा होगा। अब ये कैसे होगा ये मैं समझा देता हूँ। इधर देखो, अरे तुम भी मन से समझने की कोशिश करो ना। मान लो ऐसे कोई दो हैं, दोनों पे एक एक डॉट लगे हैं, ऐसे लोन पेयर का हाइब्रिडाइजेशन सब सेम आ रहा है, तो मैंने क्या बोला, सेंट्रल एटम देखोगे। ठीक है, सेंट्रल एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मान लो अगर किसी एक की ज्यादा है, तो ये बॉन्ड कहीं से बना है, 2 इलेक्ट्रॉन से बना है ना। और सेंट्रल एटम ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो बॉन्ड को अपनी साइड खींचेगा, तो ये डॉट फिर उठ के थोड़ा थोड़ा इधर आएगा ना। समझ गया ना ये चीज? ये डॉट भी इधर आएगा, तो अभी इनके बीच का डिस्टेंस दूर है यहाँ पे, तो जितना ज्यादा इसके पास ऐसे आते जाएगा, रिपल्शन बढ़ेगा ना इलेक्ट्रॉन के बीच में। रिपल्शन बढ़ेगा तो दूर करेगा बॉन्ड को, क्योंकि ये जैसे जैसे यहाँ पे आते जाएगा बॉन्ड एंगल कम होते जाए, मतलब रिपल्शन ज्यादा होगा, मोर रिपल्शन तो डंडे दूर हो जाएंगे। एक चीज ये समझे? ठीक है। अब सेकेंड चीज बेटा इधर देख लो, या तो खुद से रीजन सोचते रहो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ये वाला एक रीजन आया इलेक्ट्रॉन वाला कि इलेक्ट्रॉन खसकता जा रहा है क्योंकि सेंट्रल एटम ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो यहाँ पे फिर इनका रिपल्शन ज्यादा होगा तो डंडे ऐसे दूर हो जाएंगे। क्लियर? सेकंड रीजन जो तुम्हारे दिमाग में भी आ रहा होगा, मेरा तो आया था, ठीक है, कि ये ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव तो इस पर पार्शियल नेगेटिव, पार्शियल पॉजिटिव, पार्शियल पॉजिटिव, पार्शियल नेगेटिव, दो क्या आएंगे ना। तो दो पार्शियल पॉजिटिव पॉजिटिव अट्रैक्ट करते हैं क्या? नहीं, रिपेल करेंगे। ठीक है, तो अगर ये रिपेल कर रहे हैं दोनों, तो दो पॉजिटिव को पास में रखूंगा तो दूर भागेंगे ना, तो बॉन्ड एंगल बढ़ी तो रहा है। जितना ज्यादा सेंट्रल एटम इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा उतना ज्यादा इन दो पे प्लस आ जाएगा, जितना ज्यादा प्लस आएगा उतनी दूर भागेंगे, तो बॉन्ड एंगल बढ़ रहा है। तो या तो ऐसे सोच लो, या फिर इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो रहा है तो इलेक्ट्रॉन में आपस में रिपल्शन हो रहा है, तो वैसे सोच लो। क्लियर है? रिपल्शन प्लस प्लस में भी रिपल्शन की वजह से हो रहा है, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन में भी रिपल्शन की वजह से हो रहा है। रीजन दोनों ही सही है, क्योंकि रीजन सारे केमिस्ट्री में मन से दिए जाते हैं, है ना। ये क्या हो रहा है? इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन, इसके बीच में रिपल्शन हो रहा है ना, और यहाँ पॉजिटिव पॉजिटिव के बीच में रिपल्शन हो रहा है। इलेक्ट्रॉन उधर जाएगा तो पॉजिटिव आएगा ही, पॉजिटिव आएगा तो पॉजिटिव पॉजिटिव का भी रिपल्शन होगा, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन का भी रिपल्शन होगा, तो सारी चीजें साथ में ही वर्क कर रही है, तो फाइनली बॉन्ड एंगल बढ़ जाएगा। कोई डाउट किसी को? पक्का? आगे समझ में? चलो कोई बात नहीं, गुड। इधर बॉन्ड एंगल क्या होता है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सेंट्रल एटम। चलो, जितनी ज्यादा सेंट्रल एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उतना ज्यादा बॉन्ड एंगल समझ में आ गया। एग्जांपल ये रहा, नाइट्रोजन की पूरी फैमिली। क्लियर है सभी को? लेकिन इसमें फिर वही ड्रैगोव रूल यहीं पे आता है कि बॉन्ड एंगल कुछ ज्यादा ही कम हो जाता है। नहीं, कम तो हो रहा है लेकिन ज्यादा ही कम हो जाता है, अच्छा, गैप बहुत ज्यादा रहता है उसमें। इसका 100 के ऊपर रहता है, इसको 100 के अंदर आ जाता है। तो इतना गैप क्यों आ रहा है जब चीजें उतनी नहीं है? तो वो ड्रैगो समझाता है बस। ठीक है, भूत था NH3 है ना, 107 93। इधर बेटा 107 93 92 91, ये कुछ समझ में आया है ना? तो ये जो गैप आ रहा है ना, इतना ज्यादा गैप कितने का आ रहा है बता सकते हो? 14। अरे 93 प्लस 10 103, और 3 और 7 4, माइनस करोगे तो हाँ, तो 4 और 10 14, तो 13 या 14 का गैप आ रहा है ना एकदम से। फिर यहाँ पे एक एक का ही गैप आ रहा है, तो ऐसा क्यों हो रहा है? ये चीज ड्रैगोस ने समझाई थी। देखो रूल तो लग ही रहा है कि कम हो रहा है, लेकिन एकदम से इतना कम क्यों हो गया? ये ड्रैगोफ का काम था। ड्रैगोफ पहले नहीं आया, पहले बॉन्ड एंगल आया, अपन ने नाप लिया ऐसा ऐसा आ रहा है, लेकिन एकदम से इतना कम क्यों आ रहा है? तो फिर एक दूसरा साइंटिस्ट आया होगा, उसने कुछ सोचा होगा, दिमाग लगाया होगा क्या इतना कम क्यों आ रहा है, फिर उसने रीजन देखे। चीज तो पहले भी वही थी, बाद में भी वही है,
बस वो अपना रीजन देके चले गया, वो रीजन आखिरी में बता देता हूँ ना, ठीक है। तो ये ड्रैगोव रूल से समझोगे। समझ में आया इतना कम क्यों आ रहा है? देखो यार, कोई तुमसे बॉन्ड एंगल नहीं पूछ रहा वहां के कितने कितने आएंगे, मैंने तो नहीं देखे क्वेश्चन ऐसे कि बॉन्ड एंगल इसका कितना होगा, इसका कितना होगा। वो बस ऑर्डर पूछेगा ज्यादा किसका है कम किसका है। तो ज्यादा कम तो इससे बता सकते हो ना, सेंट्रल एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से। नाइट्रोजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो ज्यादा खींच लेगा हाइड्रोजन से, तो हाइड्रोजन पे ज्यादा प्लस आएगा तो दूर दूर चले जाएंगे। फिर फास्फोरस कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है, उससे तो कम खींच पाएगा, तो कम प्लस आएगा तो इतना दूर नहीं जा पाएंगे, तो इसलिए ऐसे ऐसे कम हो रहा है। लेकिन जब प्रैक्टिकली देखा तो बहुत ज्यादा ही कम हो रहा था। तो उनने बोला कि गैप इतना भी ज्यादा नहीं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का कि इतना खींच ले कि इतना ज्यादा कम हो जाए। तो उसका कुछ और रीजन दिया था, वो काम था ड्रैगोव का। क्वेश्चन नहीं आता है, क्लियर है? अरे वो उसने बोला था हाइब्रिडाइजेशन इसमें नहीं होता, हाँ ये बोल दिया था, ठीक है। चलो ये इतना समझ में आया। अब मान लो सेंट्रल एटम भी सेम आ गए, हाइब्रिडाइजेशन सेम आ गया, दो एग्जांपल का, लोन पेयर सेम आ गए, सेंट्रल एटम भी सेम निकला, तो चौथी चीज क्या आएगी? साइड एटम देखूंगा। अगर साइड भी सेम होगा तो मॉलिक्यूल सेम हो जाएगा ना, तो आखिरी चीज तो वही बची साइड एटम। तो सेंट्रल एटम सेम और साइड एटम डिफरेंट होना चाहिए, ठीक है। तो फिर क्या देखोगे तुम लोग? बॉन्ड एंगल इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ साइड एटम। साइड एटम जितना ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव, बॉन्ड एंगल उतना कम। इसको जैसे तुम लोग देखना चाहो वैसे देख लेना, जैसे तुम्हारी सोच। इधर देखो, ठीक है। मैं बोल रहा हूं बोरॉन क्या, सॉरी, साइड में जो एटम लगे हैं इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, ठीक है। ए बी बी ये लिखा है मैंने। सेंट्रल एटम मान लो अगर सेम आ जाता है दो मॉलिक्यूल का, जैसे ये एक, ये दूसरा मॉलिक्यूल, एक और क्या ले रहा हूं मैं, ए लिया मैंने, और साइड एटम ले लिया मैंने पी और क्यू। तो सेंट्रल एटम सेम आ गया, साइड एटम डिफरेंट है दोनों में। तो अब कैसे बताऊंगा कि किसका बॉन्ड एंगल ज्यादा है? जो रीजन तुमने यहां दिमाग लगाया था वही दिमाग यहां लगाओ खुद से, बजाय इसको देखने के, ठीक है। मान लो ये ऐसा कुछ है, साइड एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मान लो ज्यादा है, ठीक है। ज्यादा अगर इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो चीजें आपस में खींचेगी ना, तो ये अट्रैक्ट करेंगे। अगर इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो कोई दो चीजें इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो एक दूसरे को खींचेगी ना, ये इसको खींचने की कोशिश करेगा, ये इसको खींचने की कोशिश करेगा, तो दोनों पास में आएंगे। तो पास में आएंगे तो बॉन्ड एंगल कम होगा क्या? माइनस माइनस, अच्छा, ओहो पूरा खींच लेगा क्या? अच्छा रुक, मुझे बता, हवा में से इलेक्ट्रॉन कैसे खींचेगा? नहीं खींच पाएगा ना। वो कोशिश करेगा कि बी को अपने पास खींचे इधर, ये कोशिश करेगा बी को इधर खींचे, ठीक है। अब ये डंडे पे दो इलेक्ट्रॉन होंगे जो पहले थे अपने पास, ठीक है। इन इलेक्ट्रॉन के बीच में कुछ नॉर्मली रिपल्शन लग रहा होगा। अगर मैं बोल रहा हूं ये दो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो ये दोनों कहाँ आ जाएंगे? थोड़े यहां आ जाएंगे, अरे नीचे आएंगे ना, इसके पास खिंचाएंगे। तो अभी इनके बीच में ज्यादा रिपल्शन लग रहा है, पास पास में है ना, लेकिन यहां से दूर होगा तो रिपल्शन कम हुआ। रिपल्शन देखो, अगर ज्यादा रिपल्शन है तो दूर होगा, दूर हो तो रिपल्शन कम होगा, तो पास में आ जाएंगे ना ऐसे। समझ में आई चीज क्या बोल रहा हूं मैं? तो अगर ये यहां आ गए तो लेस रिपल्शन होगा ना, लेस रिपल्शन, तो लेस रिपल्शन होगा तो चीजें पास में आ जाएगी। आया फोन में? बाकी पीछे वालों सभी को आया? ये वाला देख, ए बी और बी लिखा है। बी की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अगर ज्यादा है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मतलब भाई सामने वाले से इलेक्ट्रॉन खींचना, ठीक है, एक्सेप्ट नहीं करना, सिर्फ खींचना, ठीक है। तो बी, ये भी इस बी को खींच रहा है अपनी साइड, ये भी इस बी को खींच रहा है अपनी साइड, तो दोनों एक दूसरे को पास में खींचेंगे तो बॉन्ड एंगल वैसे ही कम हो जाएगा। एक रीजन ये। उसके साथ साथ साइमल्टेनियसली एक और रीजन क्या रहता है कि ए और बी का जो ये बॉन्ड है और इस बी और ए का जो ये बॉन्ड है, ये दो इलेक्ट्रॉन से बना होगा, एक ये और एक ये भी दो से, एक ये और एक ये। तो मैंने बोला ए और बी में ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है? बी है। तो बी इस डंडे को अपनी साइड खींचने की कोशिश करेगा ना। तो पहले जब ये यहाँ पे था और ये यहाँ था तो दो इलेक्ट्रॉन इतनी पास में, तो रिपल्शन ज्यादा होगा, तो डंडे दूर ही होंगे। जब मान लो इस बी ने इसको यहाँ खींच लिया, इस बी ने इसको यहाँ खींच लिया, तो अब ये दो इलेक्ट्रॉन दूर होगा ना, बहुत दूर होगा, तो रिपल्शन कम हो गया। रिपल्शन की वजह से वो दूर था, अगर वो रिपल्शन कम हो गया तो डंडे वापस पास में आ जाएंगे। समझ में आया? तो ये यहाँ पे हो गया तो लेस रिपल्शन, तो खुद ही पास में आ जाएंगे, और ये दो खींच भी रहे हैं एक दूसरे को,
तो दोनों ही रीजन जब एक साथ काम करेंगे तो बॉन्ड एंगल छोटा हो जाएगा। तो भाई लिखा है कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अगर साइड एटम की ज्यादा होती है, बहुत ज्यादा, तो बॉन्ड एंगल कम होगा। क्लियर है? इसको कुछ कुछ जगह ये वाला रूल वैलिड नहीं होते हुए ये वाली चीज लगेगी, साइड एटम के साइज। इसको तो समझाने की जरूरत ही नहीं होनी चाहिए। ठीक है, कुछ ए दिया है, ये बी है, ये बी है। ठीक है, एक और बार ए दिया है लेकिन ये पी है, ये क्यू है। तो जब साइड एटम बहुत ज्यादा बड़े होंगे तो वो खुद ही एक दूसरे को धक्का दे रहे होंगे ना साइज की वजह से, और साइड एटम छोटे होंगे तो वो बहुत ज्यादा ऐसे पास में होंगे, तो बॉन्ड एंगल, साइड एटम छोटे होंगे तो बॉन्ड एंगल कम, साइड एटम जितने बड़े बॉन्ड एंगल उतना ज्यादा। ये चीज समझ में आई? साइड एटम तो मिल गए ना। अरे वो जगह नहीं थी तो मैंने ऐसा कर दिया। ठीक है, साइड एटम जितने बड़े होंगे उतने ज्यादा बॉन्ड दूर दूर होते जाएगा ना। साइड एटम मान लो बहुत छोटे हैं तो बॉन्ड तो ऐसा हो जाएगा। अरे मेरे दो हाथ में बॉल्स है, इसमें एक इसमें, तो ये ऐसे रखे होंगे। ये मान लो बहुत बड़े बॉल्स है, बहुत बड़े, तो दूर दूर होती जाएगी ना चीजें, तो बॉन्ड एंगल ये है ना। बस सबको आया समझ में ये पूरा आखिरी तक? ठीक है, अब इसके कुछ एग्जाम्पल लिखे, लेकिन जो एग्जाम्पल मैंने लिखे हैं ना ये नॉर्मल नहीं है। ठीक है, मतलब सारे इस कंडीशन से नहीं हो रहे, कुछ कुछ चीजें इनमें थोड़ा अलग लग रही है, तो वो बता देता हूँ मैं। ये मिटा दूं सारे, ये बना लेना खुद से, है ना। साइड एटम वाले की जगह ऐसा ऐसे बना लेना छोटे मोटे, एक ये तो तुम लोग बना ही लेना। हाँ चलो इधर, अब तुमको क्वेश्चन दिया है अमोनिया और NF3 किसका बॉन्ड एंगल ज्यादा है, बताओ। अरे वो तो ठीक है, कैसे? अरे वो भी मैंने लिखा है। H3 की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाइड्रोजन की कम है। सही है, सबको समझ में आए? हाँ मतलब देखो, सबसे पहले हाइब्रिडाइजेशन तो सेम जाएगा, तो अगली स्टेप लोन पेयर, लोन पेयर भी एक एक है। थर्ड चीज सेंट्रल एटम भी सेम है, तो चौथी चीज साइड एटम। तो साइड एटम, इसमें हाइड्रोजन इसमें फ्लोरीन है। हाइड्रोजन वाले की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है ना, फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है। ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो एक दूसरे को खींच लेंगे पास में, तो बॉन्ड एंगल कम हो गया। हाइड्रोजन इतना इलेक्ट्रोनेगेटिव नहीं तो उसका बॉन्ड एंगल कुछ तो ज्यादा ही रहेगा ना इससे, तो NH3 ज्यादा होता है NF3 से। डायपोल मोमेंट इसीलिए लिखा है क्योंकि ये जो रीजन मैंने दिया ना कि डंडे को अपने साइड खींचना, तो ये यहाँ रिपल्शन कम, तो वो भी चीज डायपोल कंप्लीट कर रहा है। इस चीज का मतलब क्या हुआ, पोल ही तो क्रिएट हुआ है, डंडा इधर आ रहा है तो वही चीज लिखी है। क्लियर है? अगला OCl2 और OF2, हाइब्रिडाइजेशन सेम, लोन पेयर सेम, दो सेंट्रल एटम सेम ऑक्सीजन, साइड एटम डिफरेंट। अब पता करो साइड एटम से, को अलग से स्टार कर लेना सेकंड वाले को। देखो हाइब्रिडाइजेशन सेम जाएगा, लोन पेयर सेम जाएंगे, सेंट्रल एटम सेम, साइड एटम डिफरेंट है, फ्लोरीन और क्लोरीन है। तो जब भी फ्लोरीन और क्लोरीन को कंपेयर करूंगा तो फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, तो खींचेगा ज्यादा, तो बॉन्ड एंगल इसका कम होना चाहिए, क्लोरीन का ज्यादा होना चाहिए। ठीक है, तो क्लोरीन का बॉन्ड एंगल ज्यादा है और फ्लोरीन का कम है। ये ठीक है, और इसको साइज वाले से भी देख सकते हो। इसमें तो साइज, इसमें साइज वाला गलत जा रहा था, ऊपर वाले में साइज वाला गलत जा रहा है, याद रखना। हाइड्रोजन का साइज छोटा होता है तो फिर गलत चली जाएगी चीजें। हाइड्रोजन का साइज छोटा होता है तो उसका बॉन्ड एंगल कम होना चाहिए, लेकिन ज्यादा आ रहा है तो इसमें साइज वाली चीज गलत चली जाएगी। हाँ बट दोनों में से पूछना तो हाइड्रोजन सबसे छोटा है। हाइड्रोजन में एक ही रिंग है, फ्लोरीन में दो रिंग है ना। हाइड्रोजन इधर आता है, हाँ अरे उधर इधर क्या, ऐसे देखो ना, हाइड्रोजन में एक ही रिंग है, फ्लोरीन में दो रिंग है, 2s में आता है ना, तो दो रिंग ज्यादा ही बड़ी होगी कंपेयर टू एक रिंग। ये वाला समझ में आया सभी को? ये भी नॉर्मल वाले से हो रहा है, ये भी नॉर्मल से हो रहा है, बस इसमें साइड एटम वाली चीज नहीं लग रही है, याद रखना। ठीक है, इसमें दोनों चीजें वैलिड है, साइड एटम भी बड़ा है, रिपल्शन होगा, इलेक्ट्रोनेगेटिव ज्यादा है तो बॉन्ड एंगल कम होगा। क्लियर है? अगला PF3 और PH3 बताओ। PF3 PH3 में हाइब्रिडाइजेशन सेम, लोन पेयर सेम, सेंट्रल एटम सेम, साइड एटम देख लो। साइड एटम में फ्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो बॉन्ड एंगल कम होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। ठीक है, चलो समझ गए?
इधर देखो, ये जो दो लिखे ना, PF3 और PH3, 3 फ्लोरीन है, ठीक है, और PH3 है। बेटा इधर देख लेना ना, अरे ओ इधर जो भी है, ठीक है। देखो सेकेंड पीरियड में 2s और 2p तक चीजें रुक जाती है, लेकिन थर्ड पीरियड में कोई तो 3d के पूरे खाली रहते हैं ना डब्बे। तो इस p के पास 3d के डब्बे वैकेंट है, इसके पास क्या है, वैकेंट d ऑर्बिटल है, ठीक है। फ्लोरीन के पास लोन पेयर होते ना, ठीक है। फ्लोरीन ने अपने जो लोन पेयर है वो किसको दिया है, इसको दे सकता है ना। देखो नॉर्मल ये बॉन्ड बन गया, लेकिन जो भी जिससे बॉन्ड बनाया है, मान लो उसके पास ज्यादा इलेक्ट्रॉन और रिपल्शन हो रहे हैं, तो वो क्या करता है, जिससे बॉन्ड बनाया उसको रिटर्न में इलेक्ट्रॉन फेंक के दे देता है। तो ये क्या करेगा, अपने इलेक्ट्रॉन फ्लोरीन को दे देगा। समझ गया ना ये चीज। तो बैक में बॉन्ड बन रहा है ना वापस, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, बैक बॉन्डिंग। बैक बॉन्डिंग किन में पॉसिबल है, जिनके पास वैकेंट डी पॉसिबल है। वैकेंट डी नहीं होगा तो बैक बॉन्डिंग पॉसिबल ही नहीं है। समझ में आई ये चीज सभी को। तो मान लो इसने अपने इलेक्ट्रॉन किसको दे दिए, इसको, तो अब यहाँ पे वो इलेक्ट्रॉन का रिपल्शन होगा ना आपस में, तो उसकी वजह से PF3 का बॉन्ड एंगल ज्यादा हो जाएगा, याद रखना। समझ में आई चीजें। PF3 का बॉन्ड एंगल ज्यादा क्यों होगा, बहुत सारे लोन पेयर इसके पास चाहिए, तो यहाँ पे कहीं ना कहीं इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऐसी इकट्ठी हो जाएगी ना, तो रिपल्शन नहीं करेगा, करेगा। अरे जगह है तो क्या हुआ, पास में तो रहेंगे ना इलेक्ट्रॉन, बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे तो इलेक्ट्रॉन रिपल्शन करेंगे। जगह है तो क्या हुआ, जगह है रखने की, लेकिन पास पास में डी के सारे डब्बे, ठीक है, तो वो आपस में रिपल्शन करेंगे तो बॉन्ड एंगल बढ़ जाता है। तो ये वाला याद रखना है, PF3 वाला, ठीक है। ऊपर वाला तो चलो नॉर्मल से हो गया था, ये एक्सेप्शन में, इसलिए याद रख लोगे इसको, जैसा भी तुम लोग, तुम्हारी इच्छा। क्लियर है। लेकिन ये वाला साइज से नहीं हो रहा है, कौन सा, ये वाला याद रखना, साइड एटम की साइज से। ये दोनों पॉइंट से वैलिड हो रहा है, ये वाला दोनों पॉइंट से वैलिड है, ये वाला पहले पॉइंट से वैलिड है, दूसरे से वैलिड नहीं है। क्लियर है। तो ये 3 एग्जांपल थोड़े कंफ्यूजिंग है। इसके बाद जो एग्जांपल दे रहा हूँ सारे नॉर्मल मेथड से बन जाएंगे, ठीक है। तो 10 या 15 एग्जांपल मैं लिख रहा हूँ, फटाफट से वो सारे एग्जांपल तुम लोग, या फिर पहले बॉन्ड ऑर्डर बता दूं क्या, चलो पहले इसके एग्जांपल कर लेते हैं बॉन्ड एंगल वाले, फिर बॉन्ड ऑर्डर पढ़ते हैं। 3-4 लाइन उसकी भी है। चलो बेटा इसका फोटो ले लो और फिर अच्छा जो मैंने लिखा था वो मिटा दिया, देख लेना। इसमें आएगी नहीं यार मेरे को तो, क्योंकि एक लाइन सबसे पहले ही लिखी थी मैंने पढ़ने से पहले, कि जहाँ लोन पेन नहीं है वहां तुम नहीं निकालोगे बॉन्ड एंगल, क्योंकि बॉन्ड एंगल तो चारों का हाइब्रिडेशन क्या है, मतलब दोनों का क्या है, sp3, तो दोनों का sp3 है तो 109 ही आना चाहिए। लोन पेयर है ही नहीं तो बॉन्ड एंगल डिस्टॉर्ट हो गई नहीं कभी। ले लिया फोटो, चलो मिटा रहा हूँ ना, आया फोन में। ऐसा पानी पी लो बेटा, 5-1 मिनट खड़े हो जाओ। मुंह धो के आ जाओ, मुंह धो के आ जाओ, खड़े हो जाओ, जैसा भी तुम लोग को मुंह धुल के आ जाओ, तो मैं अगला बोर्ड लिखूंगा तब तक आ जाओगे ऐसा। बेटा अरे डर मत भाई। पहला वाला BCl2 BCl3 CCl4, सबसे पहला रूल क्या होता है, हाइब्रिडेशन चेक करना। इसका हाइब्रिडेशन कितना आ रहा है, sp3 sp2 और sp, तो सबसे ज्यादा बॉन्ड एंगल किसका होता है, sp 180 डिग्री, ठीक है। अगला NO2 प्लस NO2 माइनस, हाइब्रिडेशन कितना आया, sp sp2, तो sp और sp2 में ज्यादा किसका होता है, sp। बस पहली वाली लाइन पे खत्म हो रहा है, अगर पहला सेम मिलता तो मैं अगली स्टेप पे आता हूँ, ठीक है। थर्ड इसका sp3 है, sp3 है, sp3 है, ठीक है। तो पहली कंडीशन सेम मिल गई, दूसरी कंडीशन क्या थी, लोन पेयर। तो इस पे कितने लोन पेयर है, 0 लोन पेयर, 1 लोन पेयर, 2 लोन पेयर,
जिसमें ज्यादा लोन पेयर उसका बॉन्ड एंगल उतना कम, तो ज्यादा किसका होगा? ठीक है, FO3 SO2, FO3 का हाइब्रिडाइजेशन कितना है? sp2, इसका कितना है? इसमें 0 लोन पेयर, इसमें 1 लोन पेयर, तो लोन पेयर बॉन्ड एंगल को कम करता है ना, तो ज्यादा इसी का होगा। क्लियर है? अगला NO3 माइनस NO2 माइनस NO2 प्लस, जल्दी जल्दी बोलो ना। अरे उसका ऑर्डर उल्टा था इसलिए, नहीं उसका फ्लिप होगा। रुक जाओ मैं कर लेता हूँ, शांत रहो तुम लोग, बहुत आवाज आती है इसमें। NO3 माइनस इसका क्या होगा? Sp2। NO2 माइनस इसका क्या होगा? Sp2। इसका क्या होगा? हाँ ठीक है, Sp2 तो ज्यादा किसका होता है? Sp वाले का, तो सबसे ज्यादा तो इसी का होगा। ठीक है, अब इन दोनों का अगर हाइब्रिडेशन सेम मिल रहा है तो इन दोनों में चेक करूंगा ना लोन पेयर, बचेगा क्या किसी में लोन पेयर? सेकंड वाले में 5 होते हैं ना, 1 2 3 4 5, हाँ मतलब बच रहा है ना, एक उसका खुद का होता है, एक माइनस। ठीक है, समझ गया ना ये चीज? नाइट्रोजन पे 5 होते, एक आया था 6 हो गए, तो 1 लोन पेयर बच रहा है ना, तो ये क्या होगा? 1 लोन पेयर वाला हो गया और ये 0 लोन पेयर वाला हो गया। तो लोन पेयर तो बॉन्ड एंगल को कम कर देता है ना, तो ज्यादा किसका होगा? सबसे ज्यादा किसका है? ये, तो इसका ऑर्डर फिर ये आएगा ना, NO2 प्लस, फिर ये आएगा NO3 माइनस और फिर NO2 माइनस। क्लियर है सभी को? है क्यों आ रहा है? ये अभी तक जितने किए सारे 2 स्टेप में खत्म हो रहे थे, हाइब्रिडाइजेशन चेक, लोन पेयर चेक। अब अगर लोन पेयर भी कभी सेम आएगा तो फिर अगली स्टेप क्या रहती है? सेंट्रल एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ठीक है, अगला NH4 प्लस, इसमें कितना है? Sp3, इसका भी, इसका सेम ही आ रहा है पक्का? ठीक है, अगला लोन पेयर 0, इसमें कितने हैं? इसमें पक्का? ठीक है, तो बस 2 लोन पेयर तो सबसे कम बॉन्ड एंगल होगा, तो सबसे ज्यादा इसका फिर इसका। सही है? अगला ये जो भी लिखे हैं, ठीक है, हाइब्रिडाइजेशन सेम जाएगा बेटा क्योंकि सेम ग्रुप के हैं, लोन पेयर सेम जाएंगे क्योंकि सेम ग्रुप के हैं। ठीक है, तो इन सभी का एक साथ ही लिख देता हूं मैं। हाइब्रिडाइजेशन क्या है? लोन पेयर कितने हैं? सभी पे सेम है, सेंट्रल एटम डिफरेंट है, थर्ड चीज अलग आ गई है ना सभी पे। तो सेंट्रल एटम डिफरेंट है तो क्या चेक करते हैं? सेंट्रल एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ठीक है, जितनी ज्यादा बॉन्ड एंगल उतना ज्यादा, तो सेंट्रल एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नाइट्रोजन की सबसे ज्यादा है ना, ऊपर से नीचे आने पे कम होती है, तो इसकी सबसे ज्यादा, तो बॉन्ड एंगल सबसे ज्यादा ये आएगा। सेम केस विद अगला ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम, ओरिजिनल सेल्फ से डिपो वाला। क्लियर है? तो इसमें भी ऑर्डर यही आएगा। ठीक है, अब इसको मैंने अलग से ऐसा मार्क क्यों किया था? हाँ नहीं आंसर तो यही है बेटा, इसका जो बॉन्ड एंगल आता है ना वो आता है 107। देखो नॉर्मली कितना Sp3 है, तो Sp3 में 109 डिग्री 28 मिनट आना चाहिए, 1 लोन पेयर है तो 109 से 2 या 2.5 तक कम करता हूं तो 107 आएगा। ठीक है, होनी चीज इसमें भी ऐसी थी ना, थोड़ा सा कम होगा ज्यादा से ज्यादा, क्योंकि बोला ना सबसे ज्यादा इसका, तो थोड़ा सा कम 5 होता, 4 होता, इसका कितना होता है 93, इसका 92 और इसका 91, तो इतना ज्यादा कम कैसे हो गया? अपन ने तो पढ़ा था कि 1 लोन पेयर से ऐसा ऐसा कुछ होता है कि 2 या 2.5 तक कम होता है। इसमें भी सेम, इसका कितना आएगा? Sp3 है विद 2 लोन पेयर, तो 2 लोन पेयर है तो 104 या 5 के आसपास, 5 लिखा है। ठीक है, इसका वापस 93, 92, 91। अभी ऐसा क्यों हो रहा है कि इतना ज्यादा गैप आ रहा है? तो ये जो चीजें ये दी थी, फिर इसका एक्सप्लेनेशन, ये प्रैक्टिकली ऐसा मिला, तो इसका एक्सप्लेनेशन दिया था ड्रैगोव ने, तो उसको बोल दिया ड्रैगोव रूल। ठीक है, अब मैं यही देखो अलग से स्टेटमेंट लिखवा दूंगा, बाद में फटाफट से छाप लेना, बस अभी समझा देता हूँ क्या होता है। ड्रैगोव ने क्या बोला था, इसने जब देखा कि हाँ यार इसका बहुत ज्यादा बॉन्ड एंगल आ रहा है, अगले वाले का बहुत ही कम हो गया एकदम से, तो इतना कम क्यों हो रहा है? तो हाइब्रिडाइजेशन जो होता है ना, तो इसने बोला है कि पहला जो था उसमें हाइब्रिडाइजेशन हो रहा है इसीलिए 109 डिग्री आ रहा है। ठीक है, सेकेंड वाले में 90 के आसपास है ना, राउंड फिगर में तीनों। ठीक है, और कौन सा नाइट्रोजन वाला है देखो, इसमें F के 2 डब्बे ऐसे रहते हैं,
नाइट्रोजन वाले पूरे ग्रुप के लिए डब्बे ऐसे ही रहते ना बेटा, हाँ ये, और 3 हाइड्रोजन के आएंगे, समझ गए चीज। तो इसने बोला जब 3 हाइड्रोजन के एस के और ये पी एक्स पी वाई पी जेड है, तो पी एक्स ऐसे आएगा, पी वाई और पी जेड, तो तीनों आपस में 90 डिग्री पे है ना, तो एंगल भी 90 मिल रहा है, मतलब इन्होंने हाइब्रिडाइजेशन नहीं किया होगा। हाइब्रिडाइजेशन करता तो 109 होता, और लोन पर आया तो 105 या 104 होता, और 90 आ रहा है मतलब हाइब्रिडाइजेशन नहीं किया होगा। तो इसने बस ये बोला है कि ये जो 3 है, अब 90 से ज्यादा आ रहा है तो बोला बहुत कम हाइब्रिडाइजेशन किया होगा, और सब चीजें मन से दी है। तो इसने बोला कि ये जो 3 है तीनों हाइब्रिडाइजेशन नहीं करते हैं, और पहला वाला हाइब्रिडाइजेशन करता है। तो ये जो 2 हैं ये क्या करते हैं, हाइब्रिडाइजेशन करते हैं, और ये तीनों नॉट हाइब्रिडाइज्ड। ठीक है, नॉट हाइब्रिडाइज्ड। तो 3 एस की है ना, पी एक्स पी वाई पी जेड, तो पी एक्स पी वाई पी जेड तीनों समझ गया ना, कि लिखवाऊं फिर वो स्टेटमेंट में नहीं लिखवा रहा है मैं ना। ये पी एक्स है बेटा, ये पी वाई है, ये पी जेड है, तो पी एक्स पी वाई पी जेड ऐसे ही रहते हैं, इनके बीच में 90-90 का एंगल होता है। ठीक है, ये एक्स वाई जेड, तो इनके बीच में 90-90 का एंगल होगा ना। ठीक है, तो 90 के आसपास ही है सारे। तो इसने बस ये बोला था कि नाइट्रोजन फैमिली, ऑक्सीजन फैमिली, ठीक है, और कार्बन का भी थोड़ा बहुत बोला है, ऐसा बोला है कि 15, 16, 17, 14, 15, 16 ये जो फैमिलीज है ना, इसमें सेकेंड पीरियड को छोड़ दो, थर्ड पीरियड से हाइब्रिडाइजेशन नहीं होता। सेकेंड पीरियड में तो हो रहा है ना, ऑक्सीजन का हो रहा है, नाइट्रोजन का हो रहा है, तो थर्ड पीरियड वाले से हाइब्रिडाइजेशन नहीं हो रहा है, इसीलिए बॉन्ड एंगल में इतना ज्यादा गैप देखने को मिल रहा है। तो इस स्टेटमेंट के फॉर्म में लिखवा दूंगा बाद में। समझ गए ड्रैगोव रूल क्या है, एकदम कोई मतलब का नहीं है, बस उसने एक चीज जो दिखा था उसको प्रूव कर दिया। प्रूव करने के लिए भी मन से दे दिया कि हाँ 90 का ऐसा है तो हाइब्रिडाइजेशन नहीं हो रहा होगा। किसी ने बोला 93 कैसा आ गया, तो बोल दिया थोड़ा सा हाइब्रिडाइजेशन हो रहा होगा। समझ गए, बस तुम भी मान लो ऐसा, मैंने मान लिया। अगला COF2 COCl2 COBr2 COI2, ड्रैगोव रूल इतना ही है ना, पॉइंट लिखवा दूंगा बस, और कोई काम का नहीं है। इनका हाइब्रिडाइजेशन क्या आ रहे हैं, ये कोबाल्ट नहीं है, CO है, सी डबल बॉन्ड वाला। ठीक है, COF2 CO, तो इनका हाइब्रिडाइजेशन क्या आ रहा है, sp2, तो ये है ना C डबल बॉन्ड हो और 2 F या 2 क्लोरीन, तो सभी का क्या आएगा, सेम यहाँ लिख देता हूं मैं, 0 लोन पेयर है सभी के पास क्योंकि सारे ही बॉन्डेड है। ठीक है, सेंट्रल एटम भी सेम है, कार्बन सेंट्रल एटम सेम है ना। ठीक है, और साइड एटम डिफरेंट है, तो ये चौथे पॉइंट पे मिला ना अपने को, समझ में आई चीजें। तो सबसे ज्यादा देखो साइड एटम डिफरेंट है, तो फिर साइड एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देख लूं मैं। साइड एटम जितना ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव उतना कम बॉन्ड एंगल, तो बस और ये साइड से भी ऐसे है। ठीक है, ये वाली चीज समझ गए। और साइज से भी डायरेक्टली में देखते हैं कि जितना ज्यादा बड़ा साइज उतना ज्यादा बॉन्ड एंगल, तो वो चीज भी सही जा रही है। बस वो जो स्टार्टिंग में 3 एग्जांपल लिखाते हैं ना, वहीं थोड़ा गड़बड़ होता है, तो वो अलग से याद रखना, बाकी सब तो तुम नॉर्मली भी कर लोगे। कोई सा भी ऐसा था जिसमें कुछ अलग से रूल लग रहा हो, कोई सा भी नहीं था, सिर्फ वो स्टार्टिंग के जो 3 मैंने लिखाए थे वो थे, वहां थोड़ा सा कुछ कंफ्यूजन जा रहा था। बाकी ये अब बेटा इधर देखो, या अगला वाला वाटर और CH3 OCH3, ये इथर है, दिख रहा है ना। ठीक है, तो वाटर कैसा होगा बेटा, OH और H, ये कैसा दिख रहा है, O के इधर एक CH3 लगा है, इधर एक CH3 लगा है। तो अब मुझे बताओ बॉन्ड एंगल किसका ज्यादा होगा। देखो लोन पर तो वही सेम, हाइब्रिड 2 डंडे है तो सेम हाइब्रिडाइजेशन सेम जा रहा है, sp3। लोन पेयर 2 लोन पेयर जा रहे हैं, सेंट्रल एटम सेम है, सिर्फ साइड एटम वाली चीज जा रही है ना अलग, H2O का ज्यादा होगा ना, क्यों, क्योंकि उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है ना, CH3 की ज्यादा होती है। ठीक है, ये जब अपन नॉर्मल देखेंगे तो हाइड्रोजन छोटा है, हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है, तो रिपल्शन कम होगा, तो इसका ज्यादा होना चाहिए, लेकिन नहीं होता। क्यों, क्योंकि रीजन आएगा बल्कि ग्रुप्स। CH3 कैसा दिखेगा, एक H एक H एक H ऐसा, तो इतना बड़ा साइज है ना इसका, दूसरे CH3 का बहुत बड़ा साइज है, तो इतने बड़े साइज कम एंगल के साथ तो रह ही नहीं पाएगा, उसका एंगल ज्यादा ही होगा। क्लियर है, तो इसीलिए बड़े साइज रिपल नहीं करेंगे। अरे बड़े साइज रिपल, बड़े साइज है रिपल भी करेगा तो ज्यादा ही होगा ना, और
बॉन्ड एंगल क्लियर है सभी को बेटा? तो बॉन्ड एंगल इसका ज्यादा क्यों है? ड्यू टू बल्की ग्रुप्स, ठीक है। साइड में लिखा है वैसे मैंने, ये वापस से लिख रहा हूं, ड्यू टू बल्की ग्रुप्स। अगला वाला तुम देख सकते हो ना, O के साइड में 2 H है, O के साइड में 2 CH3, O के साइड में एक CH3 और एक C2H5 है, O के साइड में दोनों C2H5 है, तो सबसे ज्यादा तो उसके बड़े साइज है ना, तो इसमें क्या कर दोगे? बस कोई टफ था क्या है? समझ गया ना, सिंपल सिंपल क्वेश्चन है। वाटर और OCl2 बेटा इधर देख लेना, यहाँ पे देखो, अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाले से करोगे तो इसका ज्यादा जाएगा, और साइज वाले से देखोगे तो ये वाला ज्यादा जाएगा, तो इसमें साइज वाला फैक्टर लगता है, डोमिनेटिंग होता है दोनों में से अगर देखा जाए तो ये वाला सही है, ये ऐसा कुछ नहीं होगा। क्लियर है? यहाँ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाली चीज नहीं देख रहे हैं इसीलिए इसको स्टार किया है। यहाँ कौन से फैक्टर से देख रहे हैं? साइड एटम की साइज, साइड एटम लार्ज साइज, ये वाला फैक्टर देख रहे हैं। सो बॉन्ड एंगल इंक्रीजेस। क्या क्यों नहीं देख रहे हैं नहीं पता। हाँ ड्रैगोव रूल की डेफिनेशन ये है कि हाइब्रिडाइजेशन नॉट हाइब्रिडाइजेशन। और कौन कौन फॉलो करता है ड्रैगोव रूल? इधर देखो बेटा, 14, 15 और 16th ग्रुप ड्रैगोव रूल फॉलो करते हैं, उसमें भी फ्रॉम 3rd पीरियड ऑनवर्ड्स। बस खत्म ड्रैगोव रूल, इतना ही है। सुन लो, ड्रैगोव रूल हाइब्रिडाइजेशन होगा नहीं होगा। 14, 15, 16 ग्रुप फॉलो करते हैं, सेकेंड पीरियड में नहीं फॉलो होता है ड्रैगोव रूल। फ्रॉम 3rd पीरियड ऑनवर्ड्स ड्रैगोव रूल लगता है, ठीक है। सेकेंड पीरियड नहीं फॉलो करता, सेकेंड पीरियड में हाइब्रिडेशन होगा, थर्ड से नहीं होता, ये बोला ड्रैगोव ने, बस इतना ही है, ठीक है। चलो है ना, मैं ग्रुप पे भेज दूँ, लिखते रहना यार, कौन इतना लिखेगा फालतू में। बेटा फोटो ले लेना, चलो मिटा दूँ ऑर्डर। बॉन्ड ऑर्डर के हाँ 4-5 पॉइंट पड़े, वो पढ़ के चले जाओ। और अगर हाँ जाना है किसी को तो चले जाना है ना। बॉन्ड ऑर्डर में बहुत अच्छे से पढ़ा चुका हूँ, बस यहाँ कुछ लिखे हैं पॉइंट्स तो लिखवा देता हूँ मेरी साइड से। देखो बॉन्ड पैरामीटर्स में अपन ने बॉन्ड लेंथ पढ़ लिया, बॉन्ड एनर्जी पढ़ लिया, बॉन्ड एंगल पढ़ लिया, और चौथा होता है बॉन्ड ऑर्डर। तो बॉन्ड ऑर्डर वाला टॉपिक अपन एमओटी में बहुत अच्छे से समझ के आ चुके हैं, इन सबके रीजन में वहां समझा चुका हूँ। बस यहाँ पे आता है ना कि बॉन्ड पैरामीटर मतलब बॉन्ड से रिलेटेड चीजें पढ़ना, तो उसी में फिर थोड़ा बहुत टॉपिक मैंने लिख दिया है, क्योंकि कुछ ये 2-3 रीजन उधर नहीं लिख पाए थे तो यहाँ पे लिख दिए हैं। क्लियर है सभी? ठीक है चलो, अब जो जो लिखा है उसको फटाफट पढ़ के बता देता हूँ। बॉन्ड ऑर्डर का मतलब क्या? नंबर ऑफ बॉन्ड, बस ठीक है, ये तुमको बहुत अच्छे से सिखा दिया यार। N2 के बीच का बॉन्ड, N2 का बॉन्ड ऑर्डर क्या है? 3, O2 का क्या है? 2, H2 का क्या है? 1, F2 का क्या है? 1, क्योंकि जितने बॉन्ड बन रहे हैं दिख रहे हैं वो है, ठीक है। नंबर ऑफ बॉन्ड्स और नंबर ऑफ शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर बिटवीन 2 एटम्स इन अ मॉलिक्यूल, ये होता है बॉन्ड ऑर्डर, ठीक है। विद द इंक्रीज इन बॉन्ड ऑर्डर, जितना ज्यादा बॉन्ड ऑर्डर बढ़ता जाएगा, मतलब जितने ज्यादा डंडे बढ़ते जाएंगे उतनी ज्यादा बॉन्ड एंथैल्पी। बॉन्ड एंथैल्पी का मतलब होता है बॉन्ड एनर्जी। एंथैल्पी वर्ड से डरना मत, इसका मतलब एनर्जी होता है, बस थोड़ी अच्छी भाषा में एंथैल्पी लिख देते हैं, ठीक है। तो जितना ज्यादा बॉन्ड ऑर्डर उतनी ज्यादा बॉन्ड एनर्जी, उतनी कम बॉन्ड लेंथ, तो वाइल बॉन्ड लेंथ डिक्रीजेस। तीनों चीजें लिख दी है, ठीक है। बॉन्ड ऑर्डर का फॉर्मूला 20 के ऊपर में लिखाया था अपन ने, ठीक है। अबाउट 20 इलेक्ट्रॉन के लिए था ना। अगर कोई कंपाउंड में 20 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन आते तो फिर मैंने बोला था स्ट्रक्चर बना लेना, जैसे कार्बोनेट का, ठीक है। तो उसमें क्या था? टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड पाई प्लस सिग्मा सब गिन रहे थे अपॉन साइड एटम। एक एग्जांपल इसका अपन ने कार्बोनेट लिखा था, C डबल बॉन्ड O माइनस O माइनस, ठीक है। इसका बॉन्ड ऑर्डर कितना आएगा? 4 बॉन्ड है ना, अपॉन 3 तो 4/3। समझ में आया सभी को? है सब चीजें पढ़ चुके हैं, इसीलिए थोड़ा स्पीड में पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। और नहीं पढ़ा है तो बॉन्ड ऑर्डर एक बार और रिवाइज कर लेना, एमओटी वाला। क्लियर है? 2-3 फैक्टर्स होंगे। बॉन्ड स्ट्रेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ओवरलैपिंग, जितनी ज्यादा ओवरलैपिंग होगी उतना स्ट्रॉन्ग बॉन्ड, ठीक है। एक्सियल में ओवरलैपिंग में सिग्मा बनता है, लैटरल या साइडवाइज में पाई बनता है, ठीक है। और सबसे ज्यादा ओवरलैपिंग पीपी में होती है, फिर एसपी में होती है, फिर एसएस में होती है। ये सब भी पढ़ चुके हैं। तो इसने लिखा है क्या? हाँ पता नहीं क्या लिखा है इसने, ठीक है। अगर ऑर्बिटल दिया है तो पीपी में सबसे ज्यादा होती है, फिर पीएस में, फिर एसएस में। इतना क्लियर है? अगला, बॉन्ड स्ट्रेंथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज ऑफ ऑर्बिटल। जितना ज्यादा बड़ा ऑर्बिटल का साइज उतनी कम बॉन्ड स्ट्रेंथ। क्योंकि देखो मान लो जितना ज्यादा बड़ा ऑर्बिटल का साइज होगा
ओवरलैपिंग तो होनी तो 50% ही है, तो जो ब्लैंक 50% बच रहा है वो ज्यादा दिखेगा ना। मान लो कोई छोटा सा गोला है, उसका 50% ओवरलैप हो गया तो कम बचा ना पोर्शन जो ब्लैंक है, समझ में आ रही चीज है। लेकिन मान लो इतना बड़ा गोला है ऑर्बिटल का साइज बहुत बड़ा है, आधा ओवरलैप हो तो बचा कितना ज्यादा खाली पोर्शन है, तो वो फालतू का है ना। तो जितनी ज्यादा बड़ा साइज ऑफ ऑर्बिटल उतनी कम बॉन्ड स्ट्रेंथ होगी फिर, ठीक है। इसमें देखना 1s 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 तीनों में, तो मैंने इधर हाइड्रोजन लिया होगा फॉर एग्जांपल, तो पहली रिंग हाइड्रोजन की, इधर मैं एटम चेंज करते जा रहा हूँ। पहले मैं ऐसा एटम लिया जिसकी दूसरी रिंग का इलेक्ट्रॉन ओवरलैप हो रहा है, अगला एटम ऐसा लिया जिसकी तीसरी रिंग का इलेक्ट्रॉन ओवरलैप हो रहा है, पहली रिंग दूसरी रिंग, पहली रिंग तीसरी रिंग, पहली रिंग चौथी रिंग। तो ओवरलैपिंग किस में ज्यादा होगी? सेम सेम में होती है ना, बताया था। पहली में सबसे ज्यादा, फिर पहली दूसरी, फिर ऐसे। तो इधर देखो पहली दूसरी में सबसे ज्यादा, पहली तीसरी पहली चौथी में तो ओवरलैपिंग बहुत ही कम होगी। क्लियर है? इसलिए SiO2 नहीं बनता, CO2 बनता है। सारे रीजन है, ठीक है। इफ ऑर्बिटल आर ऑफ सेम शेल, अगर सेम शेल के ऑर्बिटल हैं कोई, ठीक है, तो बॉन्ड स्ट्रेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डायरेक्शनल, ठीक है। इसको ऑर्डर देख लो। अगर सेम रिंग के हैं कि सेकेंड रिंग का है, सेकेंड रिंग का P ऐसे मैच हो रहे हैं, ये एक एटम लिया है उसमें सेकेंड रिंग है, उसके सेकेंड रिंग में S भी होगा P भी होगा। दूसरा एटम लिया है उसकी सेकेंड रिंग है, उसमें S भी होगा P भी होगा। तो अब ये दोनों जब एटम मिलेंगे तो कौन कौन सी ओवरलैपिंग बेस्ट जाएगी? PP की बेस्ट जाती है, फिर PS की जाती है, फिर SS की जाती है, फिर सबसे लास्ट में जाती है PP की साइड वाइज, ठीक है। तो भाई लिखा है PP की सबसे ज्यादा, F और P की या PS की, फिर SS की और PP की साइड वेज सबसे लास्ट में, तो सबसे वीक बॉन्ड होता है, तो सबसे कम ओवरलैपिंग हो पाती है, उसमें बताया था, ठीक है। और ओवरलैपिंग मैक्सिमम कितनी हो पाती है? 50%, ये पढ़ के आए थे। अब कुछ रीजन लिखे हैं बॉन्ड ऑर्डर वाले उससे कि O2 एग्जिस्ट करता है, F2 नहीं करता रूम टेम्परेचर पे, F2 F8 के फॉर्म में रहता है, याद रखना। F2 किस फॉर्म में रहता है? F8 के फॉर्म में, ना कि 2 के फॉर्म में, ठीक है। N2 एग्जिस्ट करता है लेकिन P2 एग्जिस्ट नहीं करता, P4 करता है। समझ में ये चीजों कुछ, ये बॉन्ड ऑर्डर इसके रिवन देते रहते हैं, ठीक है। CO2 एग्जिस्ट करता है लेकिन SiO2 नहीं करता। हाँ, बता दिए थे पहले। तो बॉन्ड ऑर्डर एक बार और पढ़ लेना है, उसमें सारी चीजें लिखी होगी बहुत ढंग से, फिर इसको भी बहुत टाइम दिया था अपन ने, याद आया हो तो, है ना। तो O2 तुम कुछ नहीं आ रहा हो ना, फाइनली याद रखना O2 एग्जिस्ट करता है, F2 नहीं करता, क्योंकि F का 8 करता है तो F2 तो बनेगा नहीं। P का 4 बनता है तो P2 नहीं बनेगा, लेकिन O2 बनता है, मतलब सेम ग्रुप के है ना, ये सारे सेम ग्रुप के है ना, ओरिजिनल स्टाइल से डिपो। तो O2 बनता है लेकिन F2 नहीं बनता, रीजन बॉन्ड ऑर्डर ने दे दिया। नाइट्रोजन फॉस्फोरस सेलेनियम जो कहना है, ठीक है। ये तो नाइट्रोजन का N2 बनता है, P2 नहीं बनता, P4 बनता है। फिर ये क्या है? CO2 है, कार्बन के नीचे आता है सिलिकॉन काइफिताज वाला, तो CO2 बनता है, SiO2 नहीं बनता, ठीक है। SiO2 किस फॉर्म में रहता है? इसमें, इसीलिए बोल रहा था SiO2 का हाइब्रिडाइजेशन sp नहीं होता, sp3 होता है। ये सब बहुत अच्छे से उधर पढ़ चुके हैं, रीजन सारे लिखवा रखे हैं मैंने, ठीक है। अगला पाई बॉन्ड की स्ट्रेंथ अगर पूछता है, ठीक है, सिग्मा की तो अपने को पता है, पाई में फिर कैसी होती है? 2p पाई की ज्यादा होती है, फिर 2p पाई 3d पाई और 3p यहाँ है, तो ये कंफ्यूजन नहीं होना, उस दिन भी बहुत ज्यादा हुआ था। 3d के ज्यादा है, फिर 3p का है, और बहुत ढंग से एग्जाम्पल देके बताया था। एक एटम ये था तो इसका इसके न्यूक्लियस से खिंचा रहा है, ये एटम है तो इसके रिंग के इलेक्ट्रॉन इसके न्यूक्लियस से खिंचा रहे हैं, तो जितना खिंचा रहा है उतना ओवरलैपिंग कम होगी, ऐसे करके उसका बहुत ढंग से रिवीजन बता दिया था, ठीक है। तो वापस से अगर फिर भी नहीं समझ में आ रहा हो, ये रिवीजन करना हो तो बॉन्ड ऑर्डर में जाके पढ़ लेना, मैं रिवीजन के साथ लिख रखा अपन ने सब, ठीक है। तो ये होता है पाई बॉन्ड की स्ट्रेंथ का ऑर्डर, कभी पूछ ले तो। क्लियर है? सारे ऑर्डर जितने भी थे ना बेटा अभी तक अपन पढ़ चुके हैं, ठीक है। ये एमओटी का सॉरी केमिकल बॉन्डिंग का लास्ट सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक में से था। इसके बाद अब मेरे कुछ और छोटे छोटे टॉपिक बचे जो इसका पार्ट बोलो हाँ ना जो भी है। वैंडरवाल फोर्सेस बचा है, लेकिन उसका पहले अलग से चैप्टर ही होता था तो वहीं पढ़ा जाता था। अभी चैप्टर हट गया तो उसका यहाँ से जो रिलेटेड काम है उतना उतना पढ़ लेंगे बस। मेटलिक बॉन्ड से कभी कोई पूछेगा नहीं, लेकिन 3-4 लाइन है पढ़ लेंगे। तो वैंडरवाल बचा है बेटा, बातें नहीं। वैंडरवाल बचा है, मेटलिक बॉन्ड बचा है, उसके बाद 3 ऑर्डर्स की चीजें बची है मेरे पास, ठीक है। एक थर्मल स्टेबिलिटी के ऑर्डर, पी ब्लॉक में जितने भी ग्रुप हैं उनके थर्मल स्टेबिलिटी के ऑर्डर, उनके मेल्टिंग बॉइलिंग के ऑर्डर और उनके सॉल्युबिलिटी के ऑर्डर,
समझ गए? सॉल्युबिलिटी, मेल्टिंग बॉइलिंग, थर्मल स्टेबिलिटी, इन 3 से क्वेश्चन आते हैं, या तो पी ब्लॉक से आ जाएंगे, लेकिन रीजन सारे केमिकल बॉन्डिंग देता है, तो बेटर है कि यहीं पे अपन खत्म कर लेते हैं। ठीक है, ये 3 चीजें बची है, प्लस वेंडरवॉल प्लस मेटलिक, बाकी सारे टॉपिक्स अपने कवर हो चुके हैं। कौन से? हाँ, और एक फॉर्मल चार्ज भी बचा है कि फॉर्मल चार्ज कैसे निकालते, कभी क्वेश्चन आता है तो इतनी चीजें मैं बची है वो बता दूंगा। ठीक है, चलो ये वाला लेक्चर यहीं पे एंड कर रहा हूँ। थैंक यू सो मच।